हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ ले 11th। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो एंड पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का आपके लिए लेके आ गए हैं। बच्चों के कमेंट्स मैंने देखे, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस कराइए, थियोरी काफ़ी हो रही है ना। क्वेश्चंस कराइए, बैक एक्सरसाइज करा दीजिए एनसीईआरटी की, या कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स कराइए। तो जैसा कि मैंने सोचा कि हम लोग जब चैप्टर्स कर रहे थे, है ना, कंप्लीट कर रहे थे, तो हम थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स भी करते जा रहे थे। फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी का लेक्चर मेरे 4 बने हुए हैं, करेक्ट, फॉर एन एग्जांपल वेव, अगर वेव के मान लो 4 लेक्चर बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें 15 से 20 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। मतलब 15 से 20 क्वेश्चंस हमने किए ही होंगे, 15 टू 20 की रेंज में हमने किए ही होंगे। और वो क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर्स आईआईटी जेई या नीट के आए हुए क्वेश्चंस हैं, है ना। या फिर किसी के, अगर किसी चैप्टर के लेक्चर्स अगर 1 से लेकर 3 तक ही बने हुए हैं ना, 3 लेक्चर्स में अगर चैप्टर को कंप्लीट किया है मैंने, तो उसमें भी कहीं ना कहीं 10 टू 12 क्वेश्चंस इजीली कराए हैं। तो हमारा जो सिलेबस चला है फिजिक्स का, वो कुछ इसी टाइप का चला था कि 1 से 2 टॉपिक्स पढ़े, देन उस पर कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स करना जरूरी होते हैं, अदरवाइज टॉपिक समझ में ज़्यादा अच्छे से नहीं आता। न्यूमेरिकल करना जरूरी होता है फिजिक्स में, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, न्यूमेरिकल नहीं किया तो कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा, लगाते कैसे कॉन्सेप्ट को वो समझ नहीं आएगा। और अगर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कर लिए तो वो भी नहीं बनेंगे, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना। तो ये चीज़ देख के हमने अपना स्टार्ट किया था, और आज हम लोग एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज पर आ गए हैं। ठीक, अब एक चीज़ और, एनसीईआरटी में मैंने एक चीज़ और देखी बच्चों, कि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ दी हैं तो बहुत टिपिकल दे रखी हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर वेलोसिटी की बात कर ले तो उन्हें 2.19 या 2.29 करके दी है। तो अगर हम कैलकुलेट करने बैठेंगे, है ना, मान लीजिए 343 इंटू 1.26 अपॉन डिवाइडेड बाई √3 इंटू 4.2, है ना, तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये लेक्चर आज 2 से 3 घंटे का हो जाएगा। इसलिए मैं ये मान के चलूँगा कि हम किस लिए आए हैं, हमें क्वेश्चन का मेन मोटिव पता लग जाए कि क्वेश्चन में करना क्या है। देन उसके बाद कैलकुलेट तो मैं कैलकुलेटर से यहाँ कर सकता हूँ, लेकिन वो नहीं करूँगा, है ना। अगर आपको वो चीज़ पता लग जाएगी तो अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है तो वेरी इजी वे में वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो वैल्यूज ऐसी देते हैं कि आपको इजी वे में समझ आ जाए, करेक्ट, और आपका आंसर बहुत अच्छा निकल के आ जाए। ठीक, तो उसी को देखते हुए हम लोग आज हमारा कॉन्सेप्ट भी देखते चले जाएंगे, प्लस जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व भी करते चले जाएंगे। ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का, और जैसा भी उसका थ्योरी है, जैसा उसने क्वेश्चन दिया है, सेम एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, तो आपको सेम टू सेम वेव्स की चैप्टर के सबसे पीछे मिल जाएगा। आइए पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है देखते हैं। अ स्ट्रिंग ऑफ मास 2.5 kg is under a tension of 200 Newton. The length of the stretched string is 20 meter. If the transverse jerk is struck at one end of the string, how long does he disturbance take to reach the other end? देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है एक स्ट्रिंग है जिसकी मास है 2.5 किलो की, एक स्ट्रिंग है जिसमें टेंशन है 200 न्यूटन, और वो स्ट्रेस्ड है ना, क्योंकि हमने बम्प क्रिएट किया होगा, बम्प क्रिएट किया तो टेंशन आई होगी, टेंशन आई होगी तो लेंथ कुछ ना कुछ स्ट्रेच हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मास दे रखा है 2.5 kg, टेंशन भी ऑलरेडी गिवन है, किसमें, स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं बच्चों, कितनी दी है 200 न्यूटन, एंड क्या दिया है, लेंथ भी दे दी है उसकी जो कि है 20 मीटर्स। अब बोल रहा है हमने उसमें ट्रांसवर्स जर्क दिया, ऐसे इस तरफ देखो, यहां मैं बना देता हूं, ऐसे ऐसे करके मान लो एक जर्क दिया हमने, ठीक है, स्ट्रिंग में हमारे। तो बोल रहा है कि वो जर्क को एक एंड से दूसरे एंड में ट्रेवल करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो मान लीजिए जर्क दिया मैंने यहां पर, ये मेरी वेव बनाई मैंने एक स्ट्रिंग में, और इस एंड पे इसको पहुंचना है। तो आप मुझे बताइए, इसकी लेंथ हमें गिवन है स्ट्रिंग की कितनी है, देखो 20 मीटर्स, पक्का। अब सुनना, इसको मैंने जर्क दिया तो जी किसी स्पीड से जा रही होगी वेव, और कब तक जाएगी, जब तक इसकी लेंथ एंड नहीं हो जाएगी। अगर मैं इस क्वेश्चन को हटा के अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन कर दूं, बोल दूं कि एक कार है मेरे पास, है ना, कार है मेरे पास, नॉर्मली बता रहा हूं, अलग से पता लग जाएगा आपको। मान लीजिए मेरे पास एक कार है बच्चों, ठीक है, और इस कार में आप लोग बैठे हुए हो, ठीक है, और आपको मैं बोल दूं आपको इसको 20 मीटर तक चल के जाना है विथ एन वेलोसिटी समथिंग v, तो आपको कितना टाइम लगेगा दूसरे एंड तक पहुंचने में, हाउ लॉन्ग डज ही डिस्टर्बेंस टेक टू रीच द एंड। यहाँ पे टाइम पूछा जा रहा है हमसे, कितना टाइम लगेगा उस डिस्टर्बेंस को एंड तक पहुंचने में, यहाँ पर हमसे टाइम की वैल्यू पूछी जा रही है। तो अगर मेरे पास वेलोसिटी आ गई इस कार की, तो मैं यहां से बता सकता हूं वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है 20 मीटर्स, वेलोसिटी निकाल लूँ और टाइम आ जाएगा। सेम चीज इसकी होगी बच्चों, वेव की स्पीड निकाल लूँ अगर मैं, तो कितना डिस्प्लेसमेंट करना है, टाइम आ जाएगा। ठीक है, वेव की स्पीड कैसे निकालते थे? एक तो मेरे पास तरीका था, अगर वेव की इक्वेशन हो तो कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लेकिन वो तो नहीं है। और स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग हमने देख रखा है, स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, रस्सी के ऊपर, वो क्या आती है बच्चों? इज इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू। म्यू क्या होता था? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज मास दिया है 2.5 kg, होल अपॉन लेंथ दी है 20। बोलो सही है? पक्का? चलो इसमें पुट कर देते हैं, तो v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी, टेंशन कितना है? 200 न्यूटन, और म्यू कैसे लिखूंगा? 2.5 अपॉन 20, ये 2.5 और 20 को मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से 200 बचेगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो कितना आ रहा है? 5 4 40। तो जो स्पीड निकल के आ रही है वो आ रही है मेरी 40 मीटर पर सेकेंड। एक पॉइंट मैंने ऊपर किया, ये आया 200, 200 का अंडर रूट है, तो एक 200 बाहर आ जाएगा और ये 5 बचेगा। 200 अपॉन 5 कितना आ जाएगा? 40, 5 4 जा 20 और एक 0 आ जाएगा। तो मेरी ये स्पीड आ गई वेव की। अब मेरे पास वेव की स्पीड आ गई, तो क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ? मेरे पास स्पीड कितनी आ गई? 40 मीटर पर सेकेंड। मेरे को चलना कितना है? डिस्प्लेसमेंट लिखूं यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरी वेव की? वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना करना है उसको, जिसको मैं डी बोल देता हूँ, 20 मीटर्स, क्योंकि जो लेंथ है वही होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट है? चलो, तो यहाँ से टाइम कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम कितना आ जाएगा हमारा d, दैट इज 20 अपॉन 40। तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 1/2, दैट इज 0.5 सेकेंड। बोलो क्लियर हुआ? कैसे आया आंसर, पता लगा? ठीक है, अब सुनिए बच्चों, ये तो कैलकुलेशन इजी लगा, क्योंकि यहाँ पे 200 का स्क्वायर रूट सीधे सीधे बाहर आ गया है ना, 25 का आ गया, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। अगर यहीं पर 198 इंटू 263 करके कुछ भी होता, तो अब मैं उसको सॉल्व करने बैठूंगा तो आपको पता है ना टाइम तो लगेगा, है ना, तो मैं उस आंसर को वहीं के वहीं छोड़ दूंगा और एज इट इज आपको बता दूंगा कि अब इसके बाद क्या करना है। ठीक है, तो आपका भी टाइम बचेगा और आपको चीजें भी बहुत जल्दी पता लगेंगी, है ना, एंड शॉर्ट टाइम में आपको सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ठीक, चलो, फिजिक्स में क्या है, अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, आखिरी में एक फॉर्मूला बन के या कुछ ना कुछ वैल्यू कैलकुलेशन के लिए आ गई, फिर तो मैथ्स बचता है। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे बोलता है, स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 300 मीटर्स हाई स्प्लैशेस इनटू द वाटर ऑफ अ पॉन्ड नियर द बेस ऑफ द टावर। व्हेन इज द स्प्लैश heard at the top given that the speed of sound in air is 340 मीटर पर सेकेंड। देखो, और यहां पर जी हमको बोला जा रहा है कितना लेना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो एनसीईआरटी है। अगर इसको 10 ले लेते तो कुछ चला जाता, नहीं जाता। चलो आ जाओ, देखो उसने क्या बोला ये सुनो। उसने बोला एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर कोई खड़ा हुआ है, मान लो ये खड़ा हुआ है एक इंसान। इसने क्या किया, इस बिल्डिंग के टॉप से यहां से एक स्टोन को छोड़ा, और इसकी हाइट कितनी है टावर की या बिल्डिंग की? 300 मीटर। ठीक है, चलो ये है मेरा बेस, ये है मेरा बेस, और यहां बेस में क्या है बच्चों? यहां पर एक कुआं मान लो या पॉन्ड मान लो, यहां पर पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये भरा हुआ है। अब वो बोल रहा है, इसने जब ये स्टोन छोड़ा तो स्टोन जाएगा पानी के अंदर, और पानी से क्या होगा? आवाज आएगी। तो वो ये पूछ रहा है कि जब ये स्टोन छोड़ेगा तो छोड़ने के बाद कितने टाइम के बाद इसको ये साउंड सुनाई देगा। आपको क्वेश्चन समझ आया? चलो करते हैं, सुनो। देखो एनसीईआरटी ने भी यहां पे काइनेमेटिक्स निपटा दिया। कैसे निपटा दिया? देखो यहां से यहां तक का जो सीन होगा ना, वो काइनेमेटिक्स से आएगा, क्योंकि पहले स्टोन को यहां तक आने में टाइम लगेगा, है ना। तो यहां से यहां तक आने के टाइम को मैं क्या बोल देता हूं? T1, है ना। तो स्टोन जो मेरा है, यहां पे लिखूं स्टोन टाइम टेकन बाय स्टोन
टू रीच द बॉटम ऑफ टावर, इसको मैं मान लेता हूं क्या, T1, बोलो ठीक है। एंड टाइम टेकन बाई स्टोन टू रीच, साउंड का, अब साउंड का मान लेते हैं, हाँ सही है, साउंड मानेंगे ना। टाइम टेकन, क्योंकि यहां जैसी पत्थर गिरेगा या वो स्टोन गिरेगा तो क्या आएगा, साउंड आएगा। तो क्या लिख लेता हूं, टाइम टेकन बाई साउंड टू कम फ्रॉम बॉटम ऑफ टार टू द टॉप ऑफ द टार। बोलो समझ आया। इसको मैं मान लेता हूं T2। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो टाइम इसको स्टोन को ऊपर से नीचे यहां पानी पे या इसके बॉटम पे आने को लगा वो T1 बोला, और जो साउंड इससे आएगा गिरने के बाद उस साउंड को यहां से यहां तक ट्रेवल करने में टाइम T2 लगा। तो टोटल टाइम जो मेरे को निकालना है वो क्या निकालना है, वो आएगा मेरा T1 प्लस T2। ठीक है, पक्का। चलो अब सुनो, यहां लगेगा काइनेमेटिक्स। कैसे, ये क्या हो रहा है, फ्री फॉल, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 0, नीचे की तरफ। जी नीचे लग रहा है कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ, और ये हाइट भी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो मैं क्या बोलता हूं, मैं नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट करा लेता हूं एज अ पॉजिटिव, एंड ऊपर को मैं नेगेटिव मान लेता हूं, केवल और केवल इस केस के लिए, T1 टाइम के लिए। तो हम क्या लगाएंगे, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक, S कितना जाना है, नीचे की तरफ 300 मीटर, इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि ड्रॉप किया उसको, देखो लिखा है स्टोन ड्रॉप, मतलब ऐसे छोड़ दिया उसको, ऐसे छोड़ दिया, तो कोई वेलोसिटी थी इनिशियल, नहीं थी, 0 प्लस हाफ A, एक्सेलरेशन क्या है, वो भी डाउनवर्ड से 9.8 और T स्क्वायर, T की जगह T1 का स्क्वायर। तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी, T1 स्क्वायर इक्वल्स टू 600 अपॉन 9.8। बच्चों यहां पर अगर मैं G की वैल्यू 10 लेके सॉल्व कर दूं तो कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत, चलो ठीक है कर लेते हैं। तो 9.8 की जगह मैं यहाँ क्या रख देता हूँ, केवल 10 रख देता हूँ बस, 10 एंड 10। तो यहाँ से T1 की वैल्यू तो मेरे पास आ गई, कटेगा √60, ये क्या आया, सेकेंड। तो भैया मेरे पास T1 की वैल्यू तो निकल के आ गई कि स्टोन को नीचे जाने का टाइम कितना लगा। अब क्या काम है, अब काम है जब वो आवाज ऊपर आएगी तो वो क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, और स्पीड ऑफ साउंड उसने बोल रखा है कितना लेना है आपको, 340 मीटर पर सेकंड। क्या स्पीड ऑफ साउंड में कोई भी एक्सेलरेशन लगेगा, नहीं लगेगा, वो तो एक वेव है ना। तो यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लग जाएगा, ऐसे कोई एक्सेलरेशन लगेगा नहीं, तो जितने स्पीड से जा रहा है वो और कितना डिस्टेंस चल रहा है 300, उतने टाइम लगेगा। तो T2 कैसे निकल आएगा, डायरेक्ट हमारा स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है, 300 अपन टाइम T2। तो T2 कितना निकल आएगा मेरा, 300 अपन स्पीड ऑफ साउंड कितना बोला है, 340, यहाँ से 340 आ गया। तो T2 मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 30/34, ये मेरा T2 आ गया। अब ये जो भी वैल्यू आएगी, ये √60 जितनी वैल्यू आएगी इसका हम एडिशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल टाइम जो लगेगा वो कितना आएगा, वो आएगा T1 प्लस T2, दैट इज √60 प्लस 30/34 सेकेंड्स। ये जो भी टाइम आएगा वही टाइम लगेगा। ठीक है, समझ आया कैसे किया, कुछ भी नहीं किया, यहां से यहां तक आने का टाइम हमने ये काइनेमेटिक्स से लगाया, तो यहां पे निकाल लिया। देन उसके बाद क्या किया, अब यहां से ऊपर जाएगी स्पीड, तो किस स्पीड से जा रहा है, 340 स्पीड, और टाइम T2 निकालना तो कितना चल रहा है, वो 300 मीटर चल रहा है। ठीक है, समझ आया, पक्का। आगे बढ़ जाएं, चलो इसके बाद अपन तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो पढ़ते हैं पहले। वो बोल रहा है कि स्टील का वायर है, स्टील वायर हैज अ लेंथ ऑफ 12 मीटर एंड अ मास ऑफ 2.1 kg। ठीक है, what should be the tension in the wire so that speed of a transverse wave on the wire equal to the speed of sound in dry air at 20 डिग्री सेल्सियस, और इसकी स्पीड दे रखी है 343। किसकी स्पीड है ये बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, चलो हमको क्या क्या दे रखा है वो बताओ बच्चों, गिवन क्या है,
सबसे पहले तो बोला मेरे पास एक स्टील का वायर है जिसकी लेंथ है 12 मीटर। ये लो मेरा स्टील का वायर, इसकी लेंथ कितनी दी है 12 मीटर और इसका मास कितना दिया हुआ है 2.1 kg। बोलो इतना दिख रहा है सबको? ठीक है। वो बोल रहा है इस वायर में टेंशन बताओ हमको, जब इसकी जो स्पीड है, इसके अंदर जब वेव क्रिएट करेंगे तो उसकी जो स्पीड आ रही है वो इक्वल होगी स्पीड ऑफ साउंड। एक चीज बताओ, इसके अंदर जो स्पीड आती है, स्पीड ऑफ वेव, देखो फिर से लिख रहा हूं आपके सामने, स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर क्या होती है? वो होती है v इक्वल्स टू √t अपॉन म्यू। बोलो ये पता है सबको? अब वो ये क्या बोल रहा है, ये जो v है मेरा, जो स्पीड है हमारी किसकी, ट्रांसवर्स वेव की, वो इक्वल है मेरी स्पीड ऑफ साउंड के। देखो दे रहा है स्पीड ऑफ साउंड के, तो इसकी जगह मैं 343 रख सकता हूं, बिल्कुल, इज इक्वल्स टू √ ऑफ टेंशन जो कि मुझे फाइंड करनी है अपॉन म्यू। म्यू क्या होता है बच्चों? म्यू होता है सर मास अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। सॉरी बच्चों, तो यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मास मुझे पता है 2.1, ठीक है, और लेंथ पता है मेरे को 12। क्या मेरे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू? बिल्कुल आ जाएगी। तो यहां से कितनी आ जाएगी? देखो लेंथ कितनी है 12 ही है ना, बिल्कुल। एक पॉइंट हटाऊंगा, 12 × 10 3437 जा, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू जो आ रही है मेरी वो कितनी आ जाएगी 7/40। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो माफ करना, ठीक है। 3437 जा 21, ये 7/40 मेरी म्यू आ गया। क्या मैं म्यू यहाँ रख दूं, 7 यहाँ लिखा और 40 ऊपर लिख दूं? ठीक है। इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा 343 × 343 इज इक्वल टू 40t/7। देखा? अब इस कैलकुलेशन को कौन करेगा? तो t की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों? 343 का स्क्वायर कर देते हैं इंटू 7 होल डिवाइडेड बाई 40। इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी ये वैल्यू आएगी वही मेरा टेंशन निकल के आएगा। बोलो ये चीज समझ आई? वही मेरा टेंशन निकल के आएगा और आएगा न्यूटन में, ठीक है। अब इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। करना कैसे वो मैंने बता दिया, क्योंकि उसने स्पीड क्या बता दिया, vs है, जो कि बराबर रख देंगे और यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। म्यू कैसे आएगा? मास अपॉन लेंथ, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? पक्का आगे बढ़े? चलो आ जाओ बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आज नहीं जाने देंगे भाई, आज नहीं जाने देंगे, आज पूरे क्वेश्चन करा के जाएंगे आपको, लेकिन जल्दी हो जाएगा, इस चीज की भी गारंटी है। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, यूज द फॉर्मूला v इक्वल्स टू √ ऑफ गामा p अपॉन रो। ये p है, ये गामा है, ये रो है। रो मीन्स डेंसिटी ऑफ मीडियम, जिस डेंसिटी में है, जिस मीडियम में है, और प्रेशर है, और ये क्या है गामा। गामा क्या होता है बच्चों? थर्मोडायनेमिक्स में याद है पढ़ाया था गामा? हाँ वही होता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलो, टू एक्सप्लेन वाई द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यूज द फॉर्मूला दिस टू एक्सप्लेन वाई द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। दूसरा ऑप्शन, दूसरा पार्ट है, ऑप्शन नहीं है, इंक्रीजेज विद टेम्परेचर और इंक्रीजेज विद ह्यूमिडिटी, ठीक है। पहला पार्ट करते हैं इसका, आओ पहला पार्ट उठा लेते हैं, ए। सुनो, इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। ये चीज है क्या, ये बता देता हूं। देखो बच्चों, ए पार्ट हटाओ इसका, पहले आपको समझो चीजों को, जरूरी है। देखो हमें क्या पता था, स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है। अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करते थे तो उसको मैंने आपको बताया था √ ऑफ E अपॉन रो होती है। ये क्या होता था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बोलो याद आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है तो वेव्स के चैप्टर आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा कराया हुआ है। और ये क्या होता था, रो, डेंसिटी ऑफ मीडियम। मीडियम जैसे वाटर है, उसके अंदर भी साउंड वेव की, साउंड की स्पीड क्या होगी, करेक्ट, उसकी डेंसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, करेक्ट। तो वही देखा जा रहा है। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था, अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं, सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं, तो वहां पर ई की जगह आ जाता है गामा, ठीक है। ये क्या है, ये यंग मॉड्यूलस है, यंग मॉड्यूलस, ये वाला गामा मत समझ लेना, ये यंग मॉड्यूलस है, ठीक है। ये क्या है, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और अगर मैं इसी चीज को बच्चों सॉलिड किसमें, गैसेस में बात करता था, तो क्या आता था, v इक्वल्स टू √ ऑफ बीटा अपॉन रो। दिस इज इंपॉर्टेंट। बीटा क्या है बच्चों, सेम एज इट इज, जैसे यंग मॉड्यूलस है ऐसे ये क्या है,
बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है? बल्क, याद रखना इसको, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, तो एक्चुअली में हुआ क्या बच्चों कि हमारे न्यूटन आए, न्यूटन, और न्यूटन ने क्या बोला कि जो साउंड ट्रेवल करती है ना एयर में, उसने बात करी, मीडियम उनने एयर चूज किया, है ना, मीडियम हमने अब एयर ले लिया, और इसने भी देखो एयर की बात करी है, स्पीड ऑफ साउंड जो पूछ रहा है हमसे वो एयर की बात कर रहा है। तो हमारे न्यूटन भैया के अकॉर्डिंग जब वो आए तो उनने ये बताया कि साउंड वेव जो है ना, या साउंड जो ट्रेवल करती है ना एयर में, वो है ना आइसोथर्मली ट्रेवल करती है। आइसोथर्मली का मतलब क्या हो गया? आइसोथर्मली का मतलब हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट है मेरा, है ना। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन कैसे ट्रेवल करती है साउंड? साउंड ट्रेवल्स, और एक चीज और लिखनी है यहाँ पे, इन एयर। उन्होंने एयर की बात करी, एयर में कैसे ट्रेवल करती है? आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब क्या हो गया बच्चों? मतलब T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। जब उन्होंने ये चीज लगाई T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो उन्होंने बीटा की बात करी, तो उस टाइम बीटा क्या आया? बीटा जो होता है क्या होता है? बल्क मॉड्यूलस फॉर आइसोथर्मल, है ना। बल्क मॉड्यूलस फॉर आइसोथर्मल जो होता है मेरा, वो प्रेशर के बराबर होता है, प्रेशर के बराबर होता है। तो इनकी समझ से जो इक्वेशन बन के आई वो कितनी आई? देखो, बीटा की जगह क्या रख दूं? प्रेशर। तो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड जो ट्रेवल कर रही है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, क्या निकल के आई मेरी? अंडर रूट ऑफ बीटा की जगह क्या रख दूंगा? P अपॉन रो। लेकिन हुआ क्या बच्चों, इसको जब कैलकुलेट किया गया तो ये शायद अप्रॉक्सीमेटली 278 या 280 के अप्रॉक्सीमेट आई। कैसे कैलकुलेट किया? प्रेशर एयर का क्या रख देंगे? 10 की पावर 5, और डेंसिटी रख देंगे एयर की। तो वहां से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी तो एटलीस्ट 281 के आसपास कुछ इसकी आई मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जितनी देखी गई वो थी 330 के आसपास, 332 के आसपास मे बी, है ना, इतनी हुई थी 332 मीटर पर सेकेंड। तो इनका तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि 281 ना बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। करेक्ट, इतना ज़्यादा हम कंसीडर नहीं कर सकते। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती, लाइक 330 आ जाती या अप्रॉक्सीमेटली 334 आ जाती, तो भी हम मान लेते एक बार को। तो कुछ ना कुछ दिक्कत थी, तो हमारे आए लाप्लास भैया, उन्होंने आके इसमें कुछ करेक्शन किया, इसलिए नाम बन गया लाप्लास करेक्शन। ठीक है, और वो कौन थे? न्यूटन के ही एक स्टूडेंट थे। तो यहाँ पर एक लाइन और लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, सॉरी अकॉर्डिंग टू लाप्लास, अकॉर्डिंग टू लाप्लास उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे जब कैलकुलेशन किया तो कुछ ना कुछ कम वैल्यू आ रही है, ये आ रही है मेरी, और इतनी चाहिए। तो एक बार इसको सोच के देख लेते हैं कि ये आइसोथर्मली नहीं, एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली हमारी साउंड वेव या साउंड की स्पीड जो है, साउंड ट्रेवल करती है कैसे? एडियाबैटिकली। अब एडियाबैटिकली का मतलब क्या हो गया बच्चों? चेंज इन हीट जीरो, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। हीट का ट्रांसफर नहीं होगा का मतलब अगर यहां से साउंड ट्रेवल कर रही है तो साउंड की हीट बाहर नहीं जा रही है सिस्टम से, और बाहर की कोई हीट अंदर नहीं आ रही है। उसने ये मान के सॉल्व किया। इसके लिए जब बीटा देखा गया, बीटा फॉर एडियाबैटिक, वो कितना आया बच्चों? वो हो गया गामा पी। यहां पर जो गामा है बच्चों वो क्या है? अगर थर्मो में आपको याद हो तो Cp अपॉन Cv होता है, और गामा को हम डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हैं 1+2/f से। ठीक है, चलो ये चीज देखी गई। अब उन्होंने क्या किया? इसको उठा के यहां रख दिया, बीटा अपॉन रो की जगह क्या रख दिया? बीटा की जगह गामा पी अपॉन रो। अब सुनिए यहां क्या किया, फिर से उसने प्रेशर वही रखा एयर के लिए, कितना? 10 की पावर 5, और यहां पर रो की जगह क्या रखा? डेंसिटी इसकी जो एयर की है, और गामा की जगह क्या रख दिया उसने? 1.4। अब सुनो 1.4 क्यों रखा? एयर में क्या है, ज्यादातर क्या है एयर में? O2 होगा, N2 होगा, यही हाईली देखे जाते हैं कि हाईली अगर क्वांटिटी वाइज देखे तो यही होते हैं। ठीक है, ये कैसी है? डायएटॉमिक। डायएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो F है वो कितनी होगी? 5, या 5 रखो, 1+2/5, 7/5, दैट इज गामा इक्वल्स टू 1.4। यहां पर उन्होंने 1.4 और इनटू किया, और दिस वैल्यू इज कमिंग एग्जैक्टली टू 331 मीटर पर सेकेंड। इसके अप्रॉक्स से आ गई। तो यहां से हमें यह पता लगा
कि हाँ अकॉर्डिंग टू लाप्लास उसकी स्पीड सही आ रही है एज कंपेयर टू न्यूटन। पूरी चीज समझ आई। अब आओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ये कॉन्सेप्ट को याद रखोगे पक्का। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो अपन इतनी सी जगह में कर देंगे, ठीक है। सुनो, वो कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के इंडिपेंडेंट क्यों है। अब आप लोग काफी लोग क्या सोच रहे होगे, सर यहां पर क्या दिया है, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो। p बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों, ऐसा नहीं होता है। पूछो क्यों नहीं होता है, मैं बताता हूँ। आपने अभी काइनेटिक थ्योरी पढ़ा हो, अगर मैंने आपको बताया हो तो आपको एक चीज बताई थी आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी फॉलो करेगा पक्का। एन क्या होता था, एन मेरा होता था मास अपॉन मोलर मास। एंड अगर मैं इस v को नीचे ले आऊं और m को इधर कर दूं तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, pm इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज रो डेंसिटी। एंड यहां से देखिए ये पी वाई रो चाहिए, तो पी वाई रो मैं यहां पर लिख सकता हूं एक चीज, देखो p अपॉन रो, रो को नीचे लाया तो आर टी अपॉन एम के बराबर हो जाएगा। ये चीजें ध्यान रखनी है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब मैं इसकी जगह अगर इसको पुट कर दूं तो कोई दिक्कत है, गामा पी अपॉन रो की जगह क्या लिख दूं, आर टी अपॉन एम। दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इज डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं बोलूं यहां पर इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर मैं एक टेम्परेचर कांस्टेंट ले लूं, क्या ले लूं, कांस्टेंट टेम्परेचर ले लूं, तब क्या कंडीशन होगी। अगर कांस्टेंट है टेम्परेचर, यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, अब आर और एम तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल इनटू केल्विन, और ये क्या है, मोलर मास है। ये दोनों कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट अगर मैंने बोल दिया तो पी अपॉन रो का जो रेशियो होगा बच्चों वो भी कांस्टेंट होगा। इसलिए ये प्रेशर पे इंडिपेंडेंट है, प्रेशर पे इंडिपेंडेंट है। अब सुनिए, अगर मैं किसी स्पीड ऑफ साउंड की बात करूं किसी भी टाइम पे, तो वहां टेम्परेचर तो एक फिक्स है पक्का, टेम्परेचर फिक्स है। अब सुनिए होता क्या है ना, ये रेशियो में ना डायरेक्टली डिवाइड होते रहते हैं। कैसे मैं बताता हूं, देखो मानो एक टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिर प्रेशर बढ़ाओगे तो क्यों नहीं बढ़ रहा है। ये मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए मेरे हाथ में ऐसे देखो मॉलिक्यूल्स इतने, ठीक। अगर मैं इनको दबाऊंगा तो क्या कर रहा हूं, प्रेशर दे रहा हूं, प्रेशर की वजह से दबेंगे, और जैसे ही दबे तो ये पास पास आ गए, और पास पास आ गए तो डेंसिटी भी बढ़ गई। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर प्रेशर यहां पर, अगर यहां पर मैंने प्रेशर बढ़ाया कितना, P से 2P कर दिया, तो मेरी डेंसिटी भी बढ़ के रो से 2 रो हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली उनका जो रेशो है ना वो सेम आता है एज इट इज जैसे पहले वैल्यू थी। तो इसीलिए ये चीज टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन दी प्रेशर। समझ आया। तो पहला वाला क्लियर हुआ आपको कि क्या दिक्कत है इसमें, क्या चीज सही है और क्या गलत है। पहला वाला क्लियर हुआ पक्का। यहां पर लिख दूं इफ, दिख रहा है आप लोगों को, चलो डार्क से लिख देते हैं यहां पर, ब्लैक। इफ T is equals to constant, T is equals to constant, then P upon rho is also constant। और ये कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब अगर P बढ़ाते भी हो तो रो भी अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, उनका रेशियो कांस्टेंट होना है। ठीक, समझ आया। चलो दूसरे पार्ट पे आओ। दूसरा वाला क्या बोलता है हमसे, दूसरा वाला बोलता है इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। सही बात है, अभी तो देख लिया, अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे बच्चों, कांस्टेंट की जगह अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ी जाएगी। ये वाला ऑप्शन भी सही है। तीसरे ऑप्शन पे आओ, इंक्रीजेज विथ ह्यूमिडिटी। ये नई चीज आई है, ये नई चीज आई है, इसको समझो। क्या बोल रहा है वो, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज विथ ह्यूमिडिटी। ये बढ़ जाती है अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाए। अब सुनो ह्यूमिडिटी क्या है, पहले बचपन में मुझे कंफ्यूजन होती थी, ह्यूमिडिटी उमस से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं ना। उमस कैसे, आपने देखा है कहीं बारिश हो जाती है बहुत ज़्यादा, है ना, या फिर बारिश नहीं हो रही होती है, बहुत ज़्यादा बादल हो गए होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, पसीना बहुत आ रहा है ना, ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है आसपास, उमस बहुत हो रही है। तो एक्चुअली में होता क्या है ना बच्चों, हमारी जो एनवायरनमेंट है या हमारा जो गैसेज है, जो एयर है, उसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका है, O2 का, N2 का, अगर मैं मान के चलूँ तो। ठीक है, तो मैं अगर मानूं ये मेरा, ये देखो ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स को मैं मान लेता हूं ये मेरा एनवायरनमेंट है, इसके अंदर एयर है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, O2 N2। ठीक है, मैंने मान लिया।
अब सुनिए, O2 और N2 प्रेजेंट है और ह्यूमिडिटी होती है, तो उससे क्या होता है, उससे जो वाटर होते हैं वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो एयर में एड अप हो जाते हैं। अब वो कैसे होता है मैं बताता हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, H2O का मास बताइए, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा। O का ऑक्सीजन का 16 और इसका तो 18। N2 का कितना होगा, 14 इंटू 14 28। और O2 का कितना होगा बच्चों, O2 का होगा 16 इंटू 16 सॉरी 16 प्लस 16 32। इसका मतलब अभी अंदर कितना है मास, O2 और N2 को ऐड कर दूं तो 60 है, करेक्ट। 60 है कि नहीं, बिल्कुल है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो इसका मतलब वाटर है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, दैट इज H2O, अब इसमें एयर में एड अप होगा। अब एड अप पता है कैसे होता है, ऐसे नहीं होता कि इसी में आके मिल जाएगा तो 60 प्लस 18 हो जाएगा, नहीं, वो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स को शिफ्ट कर देता है, हटा देता है वहां से। तो अगर मैं यहां से इसको हटा दूं, किसको हटा दूं, O2 को हटा दूं, इसकी जगह H2O आ गया और N2 है, ठीक है। मान लिया O2 हटा दिया, इसने O2 रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह H2O आ गया। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना बचा, 28 प्लस 18 कितना होता है, 30 प्लस 16, 30 प्लस 16 46। दिख रहा है आपको 46, बिल्कुल। क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो गया, बिल्कुल हो गया। पहले 60 था, अब कम। क्या गैस हल्की हो गई, बिल्कुल हो गई गैस हल्की। और गैस हल्की हो गई मतलब डेंसिटी कम हो गई, और अगर डेंसिटी कम हो गई तो स्पीड बढ़ गई। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि सर अगर डेंसिटी बढ़ रही है या सॉरी कम हो रही है तो प्रेशर भी तो कम हो रहा होगा। रेशियो आपने बोला कांस्टेंट है, लेकिन वो तो जब है ना जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब मेरी बात सुनिए, तो आप लोग भी बोल सकते हो तो सर टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए देख लीजिए, तब तो दिक्कत हो जाएगी। अब मेरी बात सुनो, यहाँ एक्चुअली में हो क्या रहा है, हम इंडिविजुअल बात करते हैं। अभी हमने जब प्रेशर के लिए बात की थी तो हम एक्चुअली क्या कर रहे थे, गैस को दबाएंगे या उसको दूर करेंगे, है ना। दूर करेंगे अगर तो प्रेशर कम करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स और दूर दूर हो जाएंगे, तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो वहां पर अगर हम प्रेशर में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वहां से डेंसिटी भी इफेक्ट हो रही थी। लेकिन अगर यहां हम ह्यूमिडिटी या एयर के मॉलिक्यूल्स में चेंजेस कर रहे हैं तो वहां से प्रेशर इफेक्ट नहीं हो रहा। यहां ये दो मॉलिक्यूल्स है, मानो ये दो मॉलिक्यूल्स है, ये O2 ये N2, ये O2 और ये N2। अब क्या हुआ, H2 आया, इन दोनों के बीच में कोई जितना प्रेशर है उतना, अब यहां से O2 हट गया और ये आ गया H2O। क्या प्रेशर में कोई चेंजेस आया, नहीं। इसीलिए बच्चों जब भी ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जब भी ह्यूमिडिटी आती है तो डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम हो जाती है तो स्पीड बढ़ जाती है। बोलो समझ आया, पक्का। थ्योरेटिकल पार्ट था, समझाने में टाइम लगता है, आपको भी अब समझ आ गया होगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन पे आता रहे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए भैया। यू हैव लर्न दैट, देखो पूरी लैंग्वेज है वो NCERT की है, ठीक है, तो दिक्कत मत लेना, अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। आओ, वो बोल रहा है यू हैव लर्न दैट अ ट्रैवलिंग वेव इन वन डायमेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फंक्शन y इक्वल्स टू f ऑफ x, t। बिल्कुल, मैंने तो आपको बताया है कि एक x, t का एक फंक्शन होगा और वही एक वेव की इक्वेशन हो सकती है। लेकिन मैंने आपको यह भी नहीं बोला था बच्चों कि सारे के सारे x, t के फंक्शन हैं, फंक्शन जो x जिसमें x और t प्रेजेंट है, सारे के सारे वेव नहीं होते, उसकी एक कंडीशन होती थी, करेक्ट। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं। You have learned that the traveling wave in one dimension is represented by a function y equals to f of x, t, where x and t must appear in the combination x minus vt और x plus vt। v एक कांस्टेंट है, v एक कांस्टेंट है। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए पहले। That is y equals to f of x plus minus vt is the converse true। पहले ये बताओ मेरे को, सही है कि नहीं, कोई बताएगा। मैंने आपको बताया था कि जो वेव होती है वो f ऑफ x, t का एक फंक्शन होती है। अब सारे फंक्शन x, t के वेव नहीं होते, तो कौन से फंक्शन वेव होते हैं, जो y इक्वल्स टू f ऑफ ax प्लस माइनस bt के फॉर्म में होते हैं, वो वेव होते हैं। लेकिन वो भी प्रॉपर वेव नहीं होते। यहां पर देखो एक ही जगह उसने 1 रख दिया है, ये रहा 1, और b की जगह उसने v रख दिया है ना, तो उससे डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन ये भी सारे फंक्शन वेव नहीं होते, ये भी सारे फंक्शन वेव नहीं होते, उसकी एक कंडीशन होती थी। क्या आपको कंडीशन याद है, देखो कंडीशन फिर से लिखते हैं। कंडीशन होती थी पहली मेरी, डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम
इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहां पर के क्या था, यही लिख देते हैं, देखो वेयर के इज सम कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, सम कांस्टेंट बट नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब के मेरा 0 पे इक्वल नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो 0 नहीं हो सकती। ये मेरी पहली कंडीशन थी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन एक और थी बच्चों, वो थी y should be defined for all values of x and t। बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए, सच में ध्यान होना चाहिए, पूरा का पूरा ऐसे ही पढ़ाया जैसा कि आपको बता रहा हूं। सुनिए, ये भी मैंने बताया था कि इसको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम क्या यूज करते थे कि अगर ऐसा कोई फंक्शन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है। इस डिफरेंशियल, ये क्या है, देखो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। जब इसको सॉल्व करते हैं ना बच्चों, तो कहीं ना कहीं वो इस टाइप की एक इक्वेशन बनती है जो मैंने लिख रखी है, f ऑफ ax प्लस माइनस bt। तो यहां से आपको बार बार इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई फंक्शन ax प्लस माइनस bt के फॉर्म में है तो वो वेव है। देखो कॉन्सेप्ट ही मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं अभी। ठीक है, समझ आया? तो पहली चीज तो ये हो गई। अब अगर ऐसा फंक्शन है तो हमारा 50% तो काम हो गया कि वेव हो सकती है। दूसरा पार्ट, y को डिफाइंड भी होना पड़ेगा हर x और t के लिए। दिस इज द कंडीशन, मेन कंडीशन। आ जाओ क्वेश्चन पे। तो ये चीज तो सही थी भैया, आप सही बोल रहे थे, हमने बोल दिया। इज इट ट्रू? यस, एब्सोल्युटली ट्रू। अब दूसरी चीज पे आओ, एग्जामिन इफ द फॉलोइंग फंक्शन फॉर y कैन बी पॉसिबली रिप्रेजेंट अ ट्रेवलिंग वेव। ये हमें तीन दिए हैं पार्ट, बोल रहा है ये तीनों पार्ट बताइए क्या ये लोग वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं। पहला पार्ट उठा लो, आ जाओ। x प्लस वी टी की पावर 2, क्या है ये मेरा, x प्लस वी टी का होल स्क्वायर। क्या ये मेरा वेव रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या है मेरा क्वेश्चन? y इक्वल्स टू एक्स प्लस वी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, यही है बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो, ax प्लस माइनस बी टी के फॉर्म में तो दिख रहा है, हो सकता है, लेकिन y डिफाइंड है हर वैल्यू के लिए? नहीं है। अगर कहीं ना कहीं से x प्लस वी टी इनफाइनाइट को टेंड कर जाए तो y भी मेरा इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा। दैट इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मीन्स नॉट अ ट्रेवलिंग वेव। बोलो समझ आएगा? इतना समझ आया मैंने क्या लिखा पक्के से? चलो दूसरे पार्ट पर आओ। दूसरा पार्ट हमसे क्या बोलता है, y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ x प्लस वी टी अपॉन एक्स नॉट, एक्स प्लस वी टी अपॉन एक्स नॉट, और इसको पूरा ऐसा ब्रैकेट। एक्स नॉट भी एक कांस्टेंट है और v भी मेरा एक कांस्टेंट है। तो ये उस फॉर्म में तो है, दिख रहा है मेरे को। क्या है मेन मकसद मेरा जानना, क्या ये डिफाइंड है कि नहीं। मुझे एक चीज बताइए, नेगेटिव का लॉग डिफाइंड होता है? कभी नहीं होता। हमेशा जब भी लॉग डिफाइन किया जाता है तो क्या बोलते हैं, y इक्वल्स टू लॉग एक्स वेयर x शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी लॉग डिफाइंड होता है। अगर मैं y इक्वल्स टू लॉग एक्स की इक्वेशन की बात करूं, कैसा वाला, y इक्वल्स टू लॉग एक्स, तो हम इसको मैथ्स में भी डिफाइन करते हैं, फॉर x इज ग्रेटर देन 0, तभी होता है। तो इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं अगर किसी कंडीशन में हर वैल्यू पर ये डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर मेरा x प्लस वी टी निगेटिव को टेंड कर जाए तो मेरा y अनडिफाइंड होगा। बोलो समझ आया? पक्का? तो ये भी वेव नहीं है। खत्म कहानी। तीसरे पार्ट पर आओ, 1 अपॉन एक्स प्लस वी टी। ये तो सबको दिख रहा होगा यार, इसमें मत बताओ कोई यार। दिख रहा है सबको, फॉर्म में है, लेकिन ये डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है? अगर x प्लस वी टी
मेरा 0 को टेंड कर गया या 0 हो गया कैसी ना कैसे इक्वल्स टू, तो ये भी y मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड बोलो या नॉट डिफाइंड बोलो, बात एक ही है, ठीक है। इसका मतलब वेव नहीं है। तो इसमें से एक भी पार्ट ट्रैवलिंग वेव को शो नहीं कर रहा है, जबकि तीनों x प्लस वी टी का फंक्शन है। देख लिया आपने, इसलिए बोला कि दूसरी कंडीशन मस्ट है बच्चों, मस्ट। ऐसा नहीं है कि आप पहली कंडीशन देख ली, वेव चिपका के आ गए, नंबर भी चिपक जाएंगे आपके, वहीं चिपका देगा टीचर का, अगर लो भाई तुम्हें भी नंबर इसी हिसाब से दे देते हैं, है ना। तो ऐसा मत करना कि नंबर पे दिक्कत आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है देखते हैं, आइए। क्वेश्चन बोल रहा है अ बैट इमिट्स अल्ट्रासोनिक साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 किलोहर्ट्ज 10⁻⁶ हर्ट्ज इन एयर, ठीक है। बैट है वो तो इमिट करती है अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। इफ द साउंड मीट्स अ वाटर सरफेस, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ए द रिफ्लेक्टेड साउंड, और दूसरा द ट्रांसमिटेड साउंड। और स्पीड ऑफ साउंड हमें दे रखा है 340, एंड वाटर के लिए स्पीड ऑफ साउंड कितना दे रखा है, देखो मीडियम चेंज हो गया तो स्पीड ऑफ साउंड भी चेंज हो गई, देखो, ठीक है। डेंसिटी पे डिपेंड कर गया, कि नहीं, बीटा अपॉन रो। वाटर के केस में आ गई तो देखो स्पीड बदल गई, और एयर के केस में स्पीड बदल गई। चल, इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया है, हमें पहले फ्रीक्वेंसी गिवन है। देखो इसको 2 मिनट में करके दिखाते हैं जल्दी। फ्रीक्वेंसी कितना है, 10⁶ हर्ट्ज लिख दूं, किसी को दिक्कत है इसमें मैंने कैसे लिख दिया हर्ट्ज इतना, अरे 1000 तो है, 10⁻³ किलो 3 और है, तो आगे 10⁻⁶, ठीक है। अब उसने क्या बोला, अपन ये मान लेते ये रहा मेरा वाटर सरफेस, ठीक है, और इसके इस साइड वाटर है, ऐसे मान लो हॉरिजॉन्टल में, क्या दिक्कत है, मान लेते हैं, अपनी मर्जी है, ठीक है। ये मेरा वाटर है और ये मेरा एयर है, ठीक है। ये जो मेरा मीडियम है ये एयर है और ये मेरा वाटर है। तो उसने क्या बोला, साउंड वेव आई, मान लो कोई वेव आई ऐसे, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला था, स्पीड ऑफ साउंड वेव, स्पीड ऑफ वेव या स्पीड ऑफ साउंड वेव या स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, कोई भी वेव की स्पीड है किस पे डिपेंड करती है, सुनाई नहीं दे रहा मुझे, किस पे, अरे केवल और केवल मीडियम पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं रिफ्लेक्टेड वेव की बात करूं बच्चों, ए पार्ट की, इसमें किसकी बात कर रहा है वो, केवल रिफ्लेक्टेड साउंड की। तो रिफ्लेक्टेड साउंड में वापस आ जाएगी वेव, लौट के आएगी, सेम मीडियम में आएगी, तो क्या स्पीड चेंज होगी, नहीं होगी। तो स्पीड तो वही रहेगी, कितनी, जो साउंड में 340 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। अब सुनना एक चीज और, चाहे एयर में हो चाहे वाटर में हो, क्या फ्रीक्वेंसी बदलेगी, किसी ने अगर बोला बदलेगी तो क्या ही कर सकता हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, दूर खड़ा हूँ, मार भी तो नहीं सकता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबका बदला लिया जाएगा, सबका बदला लेगा। सुनो मेरी बात, सुनो ढंग से, सुनो। फ्रीक्वेंसी जो होती है ना बच्चों, केवल और केवल सोर्स पर डिपेंड करती है। यहां पर सोर्स केवल एक है, बैट इमिट कर रहा है। सोर्स क्या है, एक है, केवल बैट। क्या है, केवल और केवल बैट। तो यहां पर भी जो फ्रीक्वेंसी है वो यहां पर रहेगी। अगर सोर्स चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो फ्रीक्वेंसी भी यहां पर क्या रहेगी, 10⁻⁶ हर्ट्ज। तो क्या यहां से अब आप निकाल सकते, बार बार SG लिख देते हो सर, क्या कर रहे हो, अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी। V = F लैम्डा, क्या यहां से आप रिफ्लेक्टेड वे की वेवलेंथ निकाल दोगे, FR = स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 अपॉन 10⁻⁶। ये जो भी वैल्यू आएगी ये आपकी रिफ्लेक्टेड के लिए आ जाएगी। एंड बी पार्ट किसके लिए कर रहा हूं, ट्रांसमिटेड। देखना एक लाइन में आंसर लिख दूंगा, ट्रांसमिटेड साउंड के लिए। फ्रीक्वेंसी सेम, बिल्कुल। स्पीड वाटर की लेंगे, V = F लैम्डा ट्रांसमिटेड, F लैम्डा = स्पीड 1486, मीडियम चेंज स्पीड चेंज, F सेम रहेगा, कितना है, 10⁻⁶, 10⁻⁶। आ गया भाई, इसमें भी किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। अब मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने बता दिया आपको, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको तो हमने आपको आंसर लेके दे दिया सीधा सीधा। समझ आ गया, पक्का। अगले क्वेश्चन पे चलो, जल्दी चलो, जैसा आप बोलोगे वैसा करते चलेंगे। आ जाओ, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जल्दी निपटाते हैं। अ हॉस्पिटल यूजेज एन अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू, सारे NCERT क्वेश्चन चल रहे हैं लाइन से। अ हॉस्पिटल यूजेज एन अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू लोकेट ट्यूमर्स इन अ टिश्यू, ओके।
व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन द टिश्यू इन विच द स्पीड ऑफ साउंड इज दिस, द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैन। अरे यार लल्लू सा क्वेश्चन आ गया फिर से। इसमें क्या है बच्चों, इसमें कराऊं कि समझ आ गया? अरे फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसने 4.2 मेगाहर्ट्ज, दैट इज इक्वल्स टू 4.2 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज, करेक्ट। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड दैट इज इक्वल्स टू 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड, और दैट इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। बोलो सही है। अब कुछ बचा, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, लैम्डा आ जाएगा, वेवलेंथ ही पूछ रहा है, बिल्कुल। v कितना दिया है हमें, ये निकाल लिया, 1.7 इंटू 10 की पावर 3 होल अपॉन 4.2 इंटू 10 की पावर 6। फिर मैंने एस जी लिख दिया, देखो कोई बात नहीं, होता है मेरा ना जेड बनाने का स्टाइल वैसे ही है जी जैसा, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी। ठीक है, ये निकल के आ गया मीटर्स। चलो समझ आ गया, पक्का आगे बढ़े। अरे इसको तो सॉल्व कर लेना यार, इसके लिए मत रोना अब कि ये क्या छोड़ दिया सर। अब इसमें क्या, ये 1.7 अपॉन 4.2 और ये इतना कट जाएगा, बचेगा जो आंसर आ जाएगा यार। ऐसा मत करो यार, है ना, समझ में तो आ रहा है ना। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आओ। बिल्कुल साथ दो, मेरा पूरा साथ दो। क्वेश्चन देखो, फीलिंग देखो, मजा आना चाहिए। कैलकुलेशन में क्या है, कोई भी कर लेगा बैठ के, लेकिन दिमाग लगाना बड़ी चीज है ना, वो करो। आ जाओ अपने आज 8th क्वेश्चन पे आ गए। चलो, द ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब। एक ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन दी है, वेव जो कि स्ट्रिंग के ऊपर बन रही है, वो क्या दी है, y इक्वल्स टू 3 sin 36t प्लस 0.018x प्लस π/4। ठीक है, क्या मैं इसको लिख लूं नीचे? ठीक है, 3 sin 36t प्लस 0.018x प्लस π/4। बोलो समझ आया? यही इक्वेशन दी है। चलो इसको थोड़ा और ढंग से लिखेंगे, 0.018x। ठीक है, चलो वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर्स। बिल्कुल ध्यान रखना, देखो x और y सेंटीमीटर में दिए, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, t सेकंड में दिया हुआ है, और बता दिया है द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन, यहां से यहां। ठीक है, क्या इस इक्वेशन को देख के मैं बता सकता हूं वेव कहां ट्रेवल कर रही है? क्या इस इक्वेशन को देख के मैं बता सकता हूं वेव कहां ट्रेवल कर रही है? (36t प्लस 0.018x प्लस π/4। बोलो बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकता हूं। देखो दोनों पॉजिटिव है, सेम साइन है तो नेगेटिव x में, और अपोजिट साइन है तो पॉजिटिव में, तो ये वेव कोई x डायरेक्शन में नेगेटिव की साइड ट्रेवल कर रही। छोड़ दो, पूछा क्या ये, देखो इज दिस अ ट्रेवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव? क्या ये दो वेव का सुपरपोजिशन है? नहीं है। तो क्या ये स्टेशनरी वेव है, ट्रैवलिंग वेव है? ट्रैवलिंग वेव है। देखो पहला पार्ट कैसे खत्म हो गया, ट्रैवलिंग वेव के लिए इक्वेशन क्या होती थी, y इक्वल्स टू समथिंग a sin kx प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस 5। तो उससे कंपेयर हो रही है, a की जगह 3 sin kx प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस 5। तो पहला पार्ट तो क्लियर हो गया हमारा कि यस दिस इज अ इक्वेशन ऑफ वेव। अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? अच्छा उसका पार्ट भी बचा है, अभी देख लेते हैं। इफ इट इज ट्रैवलिंग व्हाट आर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपगेशन। देखो डायरेक्शन तो मैंने बता दिया, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है मेरा नेगेटिव x डायरेक्शन, एंड स्पीड क्या बताई थी बच्चों? स्पीड क्या बताई थी? वेव की स्पीड कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। t का कोफिशिएंट 36 और x का कोफिशिएंट 0.018। करेक्ट, x का कोफिशिएंट क्या है? 0.018। ठीक है, तो यहां से निकल के आ जाएगा, ये ऊपर इंटू हो जाएगा, 3 का इंटू हो गया, कितना आएगा ये? v इक्वल्स टू, ये 2 टाइम्स चला जाएगा और ये कैंसिल होगा, तो मेरी v आ रहा है 2 की इंटू 10 की पावर 3। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये कितना था मेरा? सेंटीमीटर में था, मीटर में था, और हाँ अरे बच्चों ये देखो ये सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में, तो ये भी मेरा सेंटीमीटर में आई है, ये मेरी क्या आई है अभी? सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको मीटर में कन्वर्ट करो,
2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड। बोलो सही है। तो वी आ रहा था, बी तो देखो कितना प्यारा आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? पक्का। चलो तो डायरेक्शन भी बता दी हमने और ये स्पीड ही बता दी और डायरेक्शन। दूसरे पार्ट पे आओ, व्हाट आर इट्स एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, बता सकता है? तो क्या एम्पलीट्यूड के लिए किसी को दिक्कत है? ये दिख रहा है एम्पलीट्यूड, ये कंपेयर करो, एक ही जगह क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 3 एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे बताओगे बच्चों? फ्रीक्वेंसी कैसे बताओगे? अरे ओमेगा पता है ना हमें, देखो ओमेगा कितना दिया है 36, दिस इज ओमेगा एंड 2 पाई एफ इज इक्वल टू ओमेगा। तो ऐसे एफ की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा 36 अपॉन 2 पाई। बोलो आ गया? पक्का। चलो अगले पार्ट पर आओ, व्हाट इज द इनिशियल फेज एट द ओरिजिन। एक बात बताओ बच्चों, ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो एक्स को 0 रख दूं, एक्स को 0 रख दूंगा तो ये खत्म, और जैसे ही एक्स को 0 रखो तो मेरी क्या बन रही है मेरी इक्वेशन, देखो y इज इक्वल्स टू, कौन सा पार्ट है, सी पार्ट है, y इज इक्वल्स टू एक्स की जगह 0 रख दो तो 3 sin 36t प्लस 0 आ जाएगा प्लस π/4। बोलो ठीक है? ठीक है। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, मेरी वेव मूव करती थी ऐसे, मैं जब ग्राफ बनाता था तो ऐसे बनाता था y और x का, और अगर मेरा ग्राफ कुछ ऐसा जाता था तो दैट इज द ग्राफ फॉर वेव। अगर मैं किसी कांस्टेंट x की जगह जाके बात करता था, इधर जाके मान लो इस x0 पे बात कर रहा हूं, तो यहाँ का जो पार्टिकल है वो भी तो कांस्टेंट SHM कर रहा है। फीलिंग आ रही है? पता लग रहा है? बिल्कुल। तो ये क्या आपको ऑसिलेशन की इक्वेशन दिख रही है एक पार्टिकल की, a sin ओमेगा t प्लस फाई। क्या इसका फेज दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। तो फेज क्या हो गया, π/4। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगला बोलो, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रेस्ट इन द वेव। बच्चों देखो क्रेस्ट क्या होता है, ये देखो ये रहा एक क्रेस्ट, देखो मैंने जो वेव बनाई है इसी में बता देता हूं आपको, ये है एक क्रेस्ट, ये एक क्रेस्ट है यहां से यहां तक, ये जो बना एक क्रेस्ट है, ये दूसरा, ये तीसरा। समझ में आई? तो क्या पूछ रहा है, टू सक्सेसिव क्रेस्ट इन द वेव, दो सक्सेसिव क्रेस्ट जो है उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो उनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी लैम्डा। लैम्डा भी तो वही होता है, क्या होता है, एक टाइम पीरियड के बाद जब वो पूरी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाती है तो एक टाइम पीरियड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है वेव, वही होता है हमारा लैम्डा। तो यहाँ पे जो लैम्डा है वही होगा। अब लैम्डा निकालना है तो लैम्डा निकाल दो। लैम्डा कैसे निकलेगा, ये किसकी वैल्यू दी गई है 0.018 kx, तो k दिया है मेरे को 0.018, k की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 0.018। यहाँ से लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन 0.018। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 18 इंटू 10 की पावर 3। और सुनो ये भी तो सेंटीमीटर में ही आएगा, इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो इसको आगे सॉल्व कर दो थोड़ा सा, मैं कर देता हूँ आपके लिए। ये कैंसिल होगा, एक बचेगा एंड 2 9 10 पाई अपॉन 9 10 पाई अपॉन 9 मीटर्स। इसको सॉल्व कर लेना, वही आपका आंसर होगा। बोलो समझ आया कैसे निकला इसका डी पार्ट? पक्का। चलो आ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, फॉर द वेव डिस्क्राइब्ड इन एक्सरसाइज 15.8। ओके 15.8 का मतलब बच्चों हो गया यही क्वेश्चन की वो बात कर रहा है, इसका प्रीवियस क्वेश्चन की वो बात कर रहा है। समझ में आ गया? चलो बोल क्या रहा है ये सुनते हैं। वो बोल रहा है फॉर द वेव डिस्क्राइब्ड इन द इक्वेशन 15.8। लाओ मैं लिख ही देता हूं आपके लिए। 15.8 में क्या दिया है, y इक्वल्स टू 3 sin 36, y इक्वल्स टू 3 sin 36t प्लस 0.018 x प्लस π/4। क्या यही लिखी है इक्वेशन? देखना एक बार। हाँ ये लिखी हुई है। चलो हम हमसे बोल कर प्लॉट द डिस्प्लेसमेंट y वर्सेस t ग्राफ फॉर x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 to 4 centimeter. What are the shapes of these graph? In which aspect does the oscillatory motion in traveling wave differ from point to another point? Amplitude, frequency और phase। पहले तो वो बोल रहा है कि अगर मानो
मेरे को y की इक्वेशन चाहिए कब, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन आएगी, 0 रखो जरा इस पे, तो y की इक्वेशन आ जाएगी 3 sin 36t प्लस π/4। ठीक है, एट x इक्वल टू 2 की बात करूं मैं, 2 सेंटीमीटर, तो क्या आएगी, इसकी जगह मेरे को 2 रखना पड़ेगा, तो 3 sin 36t प्लस देखना एक ब्रैकेट और लगा देता हूं मैं, यहाँ पर लगाऊं, चलो ऐसे ही लिख देते हैं 0.018 इंटू 2 प्लस π/4। और सेम अगर मेरे को एट x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर के लिए पूछा गया है, तो मैं फिर रख देता हूँ सेम वैल्यू, 3 sin 36t प्लस 0.018 इंटू 4 प्लस π/4। दिख गया? अब सुनना मेरी बात, क्या ये किसकी इक्वेशन है, ये वेव की इक्वेशन है या ऑसिलेशन की इक्वेशन है, SHM की? ये SHM की इक्वेशन है, क्योंकि हम किसी एक फिक्स पॉइंट पर जाके उस पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 0 रखा, इक्वेशन बनी a sin ओमेगा t प्लस फाई। फाई क्या है यहां पर, ये x इक्वल टू 2 के लिए फाई क्या है बच्चों, पूरा ये, और x इक्वल टू 4 के लिए फाई क्या है, ये। और ये तीनों इक्वेशन SHM की हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल की बात कर रहा है किसी डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 पर जाके पार्टिकल की बताओ क्या सा SHM कर रहा है, ये रहा। x इक्वल टू 2 के जाके जब बताओ, ये रहा उसका फेज, ये रहा। x इक्वल टू 4 की जगह ये रहा। अब मुझे एक चीज बताओ, वो पूछ रहा है जब ये तीनों की आपके पास ऑसिलेटरी मोशन दैट इज SHM की इक्वेशन आपके पास आ गई है, तो वो किस चीज से डिफर कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी अलग है उनकी, या फेज अलग है, या एम्पलीट्यूड अलग है, क्या अलग है बताओ। एक चीज बताओ बच्चों, क्या यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड अलग लग रहा है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 है, तो एम्पलीट्यूड में डिफरेंस नहीं है, फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, सोर्स तो एक ही है। और अगर सोर्स से भी नहीं देखना है तो यहाँ से देख लो, ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी, ओमेगा सबका सेम, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, एफ सबका सेम, तो इसमें भी चेंजेस नहीं है, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। चेंजेस किस में दिख रहे हैं, मुझे तो साफ साफ दिख रहे हैं, आप बताओ। एक तो इसका π/4 था पहले x इक्वल्स टू 0 पर फेज, इसका फेज कुछ थोड़ा सा बढ़ गया, देखो बड़ा क्यों बोल रहा हूं मैं बताता हूं आपको, अभी बता देते हैं। और x इक्वल्स टू 4 चेंज मान लो, चलो इसका चेंज हो गया, और x इक्वल्स टू 4 उस पर भी चेंज हो गया। तीनों के फेज अलग अलग हैं, चेंज तो है, कौन ज्यादा है कौन कम नहीं पता, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। सो दे आर डिफरेंशिएटिंग इन द टर्म्स ऑफ फेज। तो अगर मैं यहाँ पर इसको गोला बना दूं फेज को, तो यस फेज के टर्म्स में ये लोग डिफर कर रहे हैं। इसका ग्राफ कैसा बना जाएगा, कुछ इस टाइप का। देखो जो पहला ग्राफ बना हुआ है ये हमारी इक्वेशन है, x इक्वल टू 0 के लिए इक्वेशन क्या आएगी बच्चों, यही आएगी। देखो मैंने यहाँ लिख रखी है 0.018x प्लस π/4। ठीक है, अगर यहाँ पे x की जगह 0 रख दूं तो क्या आ जाएगी, 36t प्लस π/4। x इक्वल टू 0 रख दो, 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। क्या ये इक्वेशन दिख रही है आपको, बिल्कुल दिख रही है सर। तो ये इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन मेरे पास बन के आ जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन को बन के आने के बाद मैंने क्या किया बच्चों, अब मेरे को एक ग्राफ चाहिए, तो मैंने t इक्वल टू 0 रखा पहले। t इक्वल टू 0 रखना बच्चों, तो मेरे को इस पॉइंट पे आएगा, वैल्यू जो भी आएगी मेरे को इस पॉइंट का ग्राफ चाहिए। अब इस पॉइंट पे मैं कहां से स्टार्ट करूं, t इक्वल टू 0 रखो, 3 sin 0 प्लस π/4, मतलब sin π/4 sin π/4 कितना होता है, sin 45, 1/√2, और 1/√2 इंटू 3, 3/√2, और 3/√2 मेरा समथिंग यहाँ आएगा। देखो जो ऑलरेडी बना हुआ है 3/√2। तो मेरा ग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है वो कुछ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, मतलब ऐसा चलता चला जाएगा, रुकेगा नहीं, चलता चला जाएगा। तो आप एक चीज़ देख पा रहे हो, एम्पलीट्यूड तो हाईएस्ट 3 अचीव कर सकता है, लेकिन इनिशियल किसी फेज पर है 3/2 पर। ये मैं बोलना चाह रहा था। अगला देखना चाहोगे तो x इक्वल टू 2 पे देखो, वो जगह नहीं थी, यहाँ लिखा है x इक्वल टू 2 रखोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख देना, 0.018 इंटू 2 करोगे, मतलब इस चीज की वैल्यू, ये जो वैल्यू है मेरे पास, इसकी वैल्यू आ रही है 0.82, और 0.82 तो अब मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या किया, अब मेरे को इसका भी ग्राफ चाहिए था, इसका ग्राफ बच्चों ये है। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया, t की जगह 0 रखा, साइन 0.82 क्या आया, साइन 0.82, और ये y इक्वल टू 3 साइन 0.82। सुनना, इस डिग्री में नहीं है, इसके लिए मेरे को अब कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 साइन
0.82 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई कर दो, अब डिग्री में आ जाएगा, पाई की जगह 3.14 कर दो। इसको सॉल्व करेंगे तो जो y की वैल्यू आएगी t इक्वल टू 0, दैट इज कमिंग 2.19। फिर अब ग्राफ यहां से चालू हो जाएगा और 2.19 इज समथिंग बिगर देन 3/√2। और बड़ा कैसे, आप एक चीज सुनो, साइन की वैल्यू 0 से 1 के लिए वेरी करती है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है 0 से 90 के लिए। इसके लिए π/4 था इनिशियल, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 है तो π/4 है इनिशियल, और ये तो मेरा फिक्स है 36t। तो इनमें डिफरेंस हो सकता है, अगर x बढ़ता जाएगा तो एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा, फेज बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू भी बढ़ेगी, और साइन की वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी इंक्रीज होता चला जाएगा। सो दिस इज ग्रेटर देन दिस। और अगर मैं x इक्वल 4 के लिए बात करूं तो x की जगह 4 रख दो, ये वैल्यू आएगी। फिर क्या करोगे, फिर सेम चीज करोगे, y इक्वल टू 3, t इक्वल टू 0 के लिए बात करोगे, t इक्वल टू 0 के लिए बात करोगे तो साइन 0, 36 की जगह 0 रख दोगे यहाँ पर t की जगह, प्लस 0.86, खत्म। तो इक्वेशन y इक्वल टू 3 साइन 0.86, और इसमें क्या करूंगा 180 डिग्री अपॉन पाई। समझ आया? फिर यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरी 0.227। फिर मैं इस ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट करूंगा, तो कहीं ना कहीं फेज बढ़ता जा रहा है। ये देखो इसमें गैप ज्यादा है 3 और 2.19 है, इसमें कम है ना, और ये सबसे कम है। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा। चलें आगे, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन आता है, फॉर द ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव y इक्वल्स टू x, t 2 cos 2 pi 10t माइनस 0.08x प्लस 0.35 वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर एंड t इन सेकंड। ठीक है, यहाँ पर देखो y फिर से सेंटीमीटर में दिया है और t मेरे को सेकंड में दिया है। ये क्वेश्चन किसकी दी है, ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव की है। कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ 2 पॉइंट सेपरेशन बाय ए डिस्टेंस ऑफ x। हमको क्या चीज बतानी है, फेज डिफरेंस। अगर आपको याद हो तो हमारा जो फेज डिफरेंस आता था वो क्या निकल के आता था बच्चों, 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स। क्या यही आता था? पक्का? और मुझे एक चीज बताओ, के क्या होता है बच्चों, 2 पाई अपॉन लैम्डा, करेक्ट। तो यहां से के मेरे को पता है ऑलरेडी। अब सुनना, इक्वेशन फिर से लिखना बच्चों, क्यों, देखो यहाँ पे 2 पाई उन्होंने अलग से लिख रखा है, देखो 2 पाई बाहर ले लिया है, मैं इसको अंदर डालूंगा तभी मेरे लिए के की वैल्यू सही आएगी। 2 कॉस 2 पाई का इंटू करो, 2 पाई इंटू 10t माइनस 2 पाई इंटू 0.008x प्लस 2 पाई इंटू 3.5। ठीक है, ठीक है, मेरी ये इक्वेशन आ गई। तो यहां से मुझे k की वैल्यू क्या दिख रही है, k समथिंग इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 0.08। ठीक है, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, इसको इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा 0.16 पाई। डबल जीरो है ना, मैंने एक जीरो लिख रखा है इसलिए ये दिक्कत हो गई, यहां पर एक जीरो और आएगा। यहां पर एक जीरो और आएगा, तो यहां पर क्या आएगा 0.8, तो यह आ जाएगा 0.016 पाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ के। अब सुनना, x मेरा मीटर में दिया है और ये सेंटीमीटर में दिया है, तो ध्यान रखना, भूलना मत। अब पहले पार्ट को करते हैं, कौन सा पार्ट सही है हमको ये चेक करना है। आओ पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट कब बोल रहा है, x इक्वल्स टू, वो बोल रहा है हमसे x इक्वल्स टू 4 पे बताओ, 4 मीटर्स पे। जब इनका डेल्टा x 4 है तो डेल्टा फाई कितना आएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा दैट इज 0.016 पाई, और मेरा डेल्टा x क्या है 4। अब ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं, करेक्ट है। चलो कितना हो जाएगा बच्चों, इसका इंटू करो 4 का, 0.064 पाई 10 का स्क्वायर, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 206.4 पाई। सही है, पहला ऑप्शन ही सही निकल के आ गया बच्चों। लोग इसको चेक करना है तो इसको भी कर सकते हो, बस आपको करना क्या है देखो मैं बता देता हूँ। डेल्टा एक्स की जगह 0.5 रखना, लेकिन ये मीटर दिया है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। ठीक है, अगर ये वैल्यू आती है तो सही है, नहीं आएगी तो कोई नहीं आएगी। और जहां पर ये लैम्डा बाई 2 दिया है ना, तो उसकी जगह के रखो ही मत, थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। देखो लैम्डा बाई 2 के लिए करके दिखाऊं एक बार, लो देखो लैम्डा बाई 2 के लिए क्या करूंगा, मुझे पता है डेल्टा फाई इज समथिंग इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स, करेक्ट।
ठीक है, लैम्डा बाई 2 है, मतलब मेरा डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 2 है, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2 कर दूंगा डायरेक्ट। यहाँ से लैम्डा कैंसिल, मेरा आ गया फेस पाई, लेकिन ये कितना दे रहा है 0.6 पाई, तो ये आंसर मेरा गलत है। ठीक है, समझ आया? पक्का? आगे बढ़े, चलो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, करते चलते हैं, आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, एक ट्रांसफर वेव ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट इट्स बोथ एंड इज गिवन बाय दिस। ठीक है, क्या आपको दिख रही है एक स्टेशनरी वेव है बच्चों? मैंने बता दिया पहले ही, लेकिन ठीक है, ये एक स्टेशनरी वेव है, स्टेशनरी स्टेशनरी वेव है। ठीक है, चलो मेरे को दिख गया 2a sin kx cos ओमेगा टी। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग की एक वेव की इक्वेशन दी है जो दोनों एंड पे क्लैम्प है। कैसी है? दोनों एंड पे क्लैम्प है, ऐसे ऐसे। ठीक है, चलो वो बोल क्या रहा है, वेयर एक्स एंड वाई इन मीटर एंड टी सेकंड। अब कोई दिक्कत नहीं, मिनट की मीटर में आ गया। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1.5 मीटर। ठीक है, एल मुझे दिया हुआ है 1.5 मीटर, और क्या दिया है, मास दिया है मुझे कितना, 3 इंटू 10 की पावर -2 kg। चलो अब हमसे पूछा है क्वेश्चन, डस फंक्शन रिप्रेजेंट अ ट्रैवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव। बच्चों स्टेशनरी वेव कोई सोचने की जरूरत नहीं, स्टेशनरी वेव कैसी आती है, 2a sin kx cos ओमेगा टी, या cos kx sin ओमेगा टी, sin kx sin ओमेगा टी, cos kx cos ओमेगा टी। समझ रहे हो? तो इस फॉर्म में है, बिल्कुल है, देख लो। क्या इक्वेशन दिया, मैं लिख के दिखाऊं? देखो इक्वेशन क्या दिया वो लिख के दिखा देता हूं, और इससे कंपेयर करके देख लेना। y इक्वल्स टू 0.06 साइन 2 पाई बाई 3 एक्स, और क्या दिया है, कॉस कितना दिया है, ओमेगा। ओमेगा क्या है, 2 पाई, सॉरी 120 पाई इंटू टी। क्या इक्वेशन कंपेयर हो रही है, 2a की जगह 0.06 साइन ऑफ k की जगह 2 पाई बाई 3 एक्स, कॉस ओमेगा की जगह 120 पाई और टी। हो गई स्टेशनरी वेव, पहला पार्ट खत्म। दूसरे पार्ट पे आ जाओ। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, इंटरप्रेट द वेव एज अ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हाट इज द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ ईच वेव। वो कह रहा है अगर मैं इसको अलग अलग वेव में देखूं, क्यों, क्योंकि अगर ये सुपर पोजिशन है, स्टेशनरी वेव है, तो किसी दो वेव का सुपर पोजिशन होगा, बिल्कुल। तो वो कह रहा है तो उन दो वेव का जो सुपर पोजिशन होगा, तो उसमें उन दोनों वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी। क्या पूछ रहा है वो हमसे, वेवलेंथ क्या होगी, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और स्पीड ऑफ वेव क्या होगी, और किसकी, दोनों की पूछ रहा है। अब सुनो, आपको अगर याद हो तो स्टेशनरी वेव बनती कब थी, उसकी कंडीशन क्या थी, जब दो वेव जिनका और सेम मीडियम में हो दोनों वेव, तो स्पीड सेम हो गई दोनों वेवों की, विथ सेम एम्पलीट्यूड। याद है कि नहीं, और दोनों वेव किसी सेम सोर्स से आई हो, सेम सोर्स से आई हो या कोरेंट सोर्स से आई हो। कोरेंट सोर्स से मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी सेम हो गई उनकी, करेक्ट, ओमेगा सेम हो गया। ठीक है, तो स्टेशनरी वेव्स की कंडीशन क्या थी, ऐसी दो वेव जिसका एम्पलीट्यूड तो अलग अलग हो सकता है ना बच्चों, कोई बताएगा मेरे को एम्पलीट्यूड के बारे में, बताएगा, बिल्कुल बताएंगे। एम्पलीट्यूड क्या होता था, दोनों का समेशन आता था बच्चों, है ना, दोनों का समेशन आता था, करेक्ट है। तो दोनों वेव के लिए एम्पलीट्यूड में आता था, तो क्या आता था, दो वेव्स, ऐसी वेव्स जिनका सुपरपोजिशन कराना है, बट उसमें एक डिफरेंस होता था। एक डिफरेंस क्या होता था, कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती थी, करेक्ट। अब सुनना मेरी बात, मीडियम सेव है तो स्पीड सेम होगी, दोनों वेव की स्पीड सेम होगी, पक्का। चलो स्पीड कैसे निकाल लूं मैं, इसकी स्पीड कैसे निकालूं, बता दो यार, इतना क्या सोच रहे हो यार, आओ। कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ टी बोलो कितनी है, 120। कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ, 2 पाई बाई 3, काट दो पाई से पाई, और इसको 60 टाइम्स, तो v मेरा कितना आ गया, 180 मीटर पर सेकंड। डायरेक्टली लिखती है, पूछो क्यों, क्योंकि देखो इस बार इन्हें मीटर में दे रखा है, करेक्ट, कोई बात नहीं। सोर्स मेरी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, बिल्कुल होगी। फ्रीक्वेंसी कोई बताना चाहेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ठीक है, ओमेगा क्या है,
के एक्स प्लस ओमेगा टी। ओमेगा क्या है मेरा 120 पाई इज इक्वल्स टू 120 पाई, और इसमें क्या आ गया मेरा 2 पाई एफ। तो यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ गई 60, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 6 या 12 तो 60 एफ। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई मेरी 60। अब मेरी बात सुनना, जब फ्रीक्वेंसी सेम है और वी सेम है तो क्या लैम्डा भी सेम होगा? वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एफ सेम है, वी सेम है, तो खत्म हो जाएगा। तो लैम्डा क्या आ जाएगा, स्पीड कितनी है 180 होल अपॉन 60, कितना आ जाएगा 3। बोलो समझ आया लैम्डा कैसे आया? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से क्या पता लगा, सारी चीजें सेम होंगी। अब क्या पूछ रहे, डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सुनना बच्चों, अगर मैं टेंशन मेरे को पता नहीं है तो क्या मैं इसमें डायरेक्टली निकाल सकता था इस इक्वेशन से? किस इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, सुनो, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं। अगर मेरे को v इक्वल्स टू, मेरे को ये पता है अंडर रूट टी अपॉन म्यू होता है, तो क्या मैं यहां से निकाल सकता था? देखो स्ट्रिंग की लेंथ भी दी है, मास भी दिया है, तो यहां से मैं म्यू तो निकाल ही लूंगा, m अपॉन एल है ना, मास पर यूनिट लेंथ, और इसको पुट कर देता तो मैं टेंशन निकाल सकता था, लेकिन मेरे को स्पीड नहीं पता थी, इसलिए मेरे को स्पीड यहां से निकालना पड़ा और ये जरूरी था। ये कैसे आया है, डायरेक्ट कर दिया है, इसको मत भूल जाना, पिछले क्वेश्चन से बहुत लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ टी अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। करेक्ट, समझ आया? चलो, तो यहां से अब हम टेंशन भी निकाल देंगे। तो टेंशन कैसे आ जाएगा बच्चों, अब इसको निकाल दें पहले। मास कितना है 3 × 10⁻⁻2 केजी में दिया हुआ है, ठीक है, और लेंथ कितनी दी हुई है 1.5 मीटर, ठीक है। एक का पॉइंट एक ऊपर ले जाते हैं, और ये कितना बचेगा 30/15 कितना हो जाएगा 2 × 10⁻², ठीक है। चलो म्यू आ गया, तो यहाँ से हमें v इक्वल्स टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू, तो इस तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो टेंशन कितना आ जाएगा म्यू v², और म्यू की वैल्यू कितनी आई है 2 × 10⁻² इंटू वी का स्क्वायर। वी कितना है 180, 180 का स्क्वायर 180 × 180, इसको सॉल्व कर देना, यही आपका टेंशन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देते हैं, लो इतना भी आलस अच्छा नहीं है, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 18 × 18 कर देंगे, कितना हो जाएगा जी 64 6 8 144 144 ही होगा ना, 8 8 64 4 6 एंड 8 16 4 144, दिस इज 8, दिस इज 1 4 2 एंड 1 जाएगा 324 एंड इसका इंटू 2 में कर देंगे तो ये आ जाएगा टेंशन मेरा 846 न्यूटन। मेरा टेंशन आ रहा है 648 न्यूटन। समझ आया? आया समझ? चलो, तो यहाँ से मेरा टेंशन भी निकल के आ गया। अगले क्वेश्चन पे आओ। फॉर द वेव ऑन अ स्ट्रिंग डिस्क्राइब्ड इन 15.11, मतलब पिछला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो वेव दी है उसके बारे में पूछ रहे हैं। डू ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग, डू ऑल पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग ऑसिलेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी सेम फेज, और तीसरा है एम्पलीट्यूड, एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, तो उसका कहने का मतलब है हमारी जो वेव है, पहली बात बचाओ कौन सी है, स्टैंडिंग वेव। अब वो हमसे बोल रहा है क्या सारे पॉइंट्स पर, सारे जो पॉइंट्स है मेरे सेम फ्रीक्वेंसी या सेम फेज से हमारा क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो पहले फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। पहले पार्ट में बोल रहा है क्या सेम फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो वो तो सेम चीज़ होगी बच्चों। हमारा वो क्या बोलते हैं, डिफरेंस किस में आता है, एम्पलीट्यूड में ही आता है ना, क्योंकि नोड बनता है जब दो वेव मिल जाती हैं तो या तो मिनिमम जाएगा या मैक्सिमम जाएगा। लेकिन क्या उनके उसमें चेंजेस आते हैं फ्रीक्वेंसी में? नहीं आते, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी सेम क्यों है, क्योंकि सोर्स सेम है बच्चों, करेक्ट, ठीक है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी चीज, क्या फेज में कोई चेंज आएगा, कोई बताना चाहेगा फेज में चेंज? अब सुनो, फेज में चेंज के लिए बात कर लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर बातों बातों में निकाल रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा देख लो, क्या है ना, इस चीज की फील आने लगती है बच्चों। देखो y की इक्वेशन लिखो 0.06 साइन 2π/3x cos 120 πt, cos 120 πt, दिस इज माई इक्वेशन। अगर मैं फेज की बात करूं बच्चों,
क्या हर पार्टिकल का जो स्ट्रिंग पे जो सारे पार्टिकल्स हैं, क्या सारे पार्टिकल सेम फेज है उनका? देख लेते हैं। सारे पार्टिकल की बात कर रहा है तो मैं किसी भी पॉइंट पे एक पार्टिकल को मान लेता हूं x इक्वल्स टू 1 की बात कर लेता हूं, उस पॉइंट के पार्टिकल की बात कर लेता हूं, तो इक्वेशन कैसी आएगी? 0.06 1 रख दूंगा तो दिस इज समथिंग साइन ऑफ 2π/3 cos 120 पाई टी। और एक और ले लेता हूं x इक्वल्स टू 5 पे देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? x इक्वल्स टू मैं 5 पे भी देख लेता हूं, तो y इक्वल्स टू 0.06 और साइन या 5 रख दूंगा तो कितना हो जाएगा? 10 साइन ऑफ 10π/3 और ये cos 120 पाई टी। अब सुनना बच्चों, ये इक्वेशन किस चीज की है? SHM की। कब? पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 1 और ये पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 5। क्या यहां पर आपको ओमेगा टी सेम दिख रहा है? ये तो एक कांस्टेंट आ गया ना पूरा, तो समथिंग a cos ओमेगा टी, a दिस इज cos ओमेगा टी। तो क्या आप इसको कंपेयर कर पा रहे हैं? y इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ SHM, वेव नहीं SHM, है ना? तो कंपेयर कर पा रहे हैं बिल्कुल। क्या यहां पे फेज चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा, यहां कोई फेज इनिशियल भी नहीं था और अभी भी नहीं है फाइनल फेज। समझ आया? बिल्कुल। तो यहां पर फेज में भी कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम, फेज भी सेम। चेंजेस किस में आएंगे? एम्पलीट्यूड में। डायरेक्टली बता दिया क्यों आएंगे, देख लो आप। इस इक्वेशन में एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? 0.06 साइन 2π/3। इस केस में एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है? x इक्वल्स टू 5 के लिए 0.06 साइन 10π/3। चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है और वो फिक्स नहीं है, करेक्ट? तो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहां इसको क्या लिख देता हूं मैं? एम्पलीट्यूड को चेंज, करेक्ट? एक्सप्लेन योर आंसर्स। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ 0.375 मीटर अवे फ्रॉम वन एंड? बात तो वही हो गई, एक एंड से किसी डिस्टेंस x इक्वल्स टू 0.375 पे एम्पलीट्यूड कितना होगा? कितना होगा? तो अब क्या पूछ रहा है? मैंने 5 पे निकाला, 1 पे निकाला, वो किस पे पूछ रहा है? x इक्वल्स टू 0.375 मीटर पर। तो मैं फिर लिख दूंगा y इक्वल्स टू 0.06 साइन ऑफ 2π/3। कहाँ गया 2π/3? गिरा 2π/3। x की जगह लिख देंगे 0.375 और cos की जगह क्या लिख देंगे? 120 पाई टी। खत्म। दिस विल बी माई एम्पलीट्यूड, यहां तक एम्पलीट्यूड a। तो a क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड? इस केस में लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर पूरा का पूरा वेव की SHM की इक्वेशन एम्पलीट्यूड कैसे हो गई। ठीक है, समझ आया यहां तक? ये होगा मेरा एम्पलीट्यूड फॉर दिस केस। बोलो क्लियर है ये चीज? पक्का? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, देखो। गिवन बिलो सम फंक्शंस ऑफ x एंड t टू रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल ऑफ एन इलास्टिक वेव, स्टेट विच ऑफ दिस रिप्रेजेंट ए अ ट्रैवलिंग वेव, स्टेशनरी वेव और नन एट ऑल। ठीक है, हमको बताना है कि ट्रैवलिंग वेव है, स्टेशनरी वेव है या कोई भी नहीं है। चलो पहली इक्वेशन देखो, x और t का फंक्शन है, देखो डायरेक्ट करूंगा इसको, x और t का फंक्शन है तो यानी ये वेव हो सकती है, कौन सी? ट्रैवलिंग वेव हो सकती है। लेकिन क्या ये हर वैल्यू पे हमारी क्या बोलते हैं उसको, डिफाइन हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। अंडर रूट नेगेटिव का होगा डिफाइन होगी? नहीं होगी, तो ये वेव की इक्वेशन नहीं है। अरे नहीं है ना, चलो बी पार्ट कर दिया, पहले मैंने ए पार्ट देखा नहीं बच्चों, सॉरी, बी पार्ट कर दिया, तो ये वेव की इक्वेशन नहीं है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? इसको क्या लिख देंगे? नन एट ऑल। बोलो ठीक है, नन एट ऑल लिख दिया। चलो आ जाओ y पर, आ जाओ a वाले पार्ट पर, आ जाओ a वाले पार्ट पर। a वाला पार्ट हमसे क्या बोल रहा है? देखो b के लिए मैं यहां लिख देता हूं, b वाले पार्ट के लिए नन एट ऑल। ठीक है, अब a वाले पार्ट के लिए लिखते हैं। a वाला क्या है? 2 cos 3x sin 10t। देखो क्या है? y इक्वल्स टू 2 cos 3x sin 10t। बोलो समझ आया? बिल्कुल। ये मुझे स्टेशनरी वेव से कंपैरिजन कर सकता हूं इसका, देखो आपको पता हो तो 2a sin kx
कॉस ओमेगा टी। बोलो बच्चों सही है, बिल्कुल सही है। देखो 2a मतलब 2a का कंपेरिजन 2 कॉस 3x, कॉस 3x की जगह साइन आ गया और साइन की जगह कॉस आ गया। कुछ भी इनमें से कुछ भी चेंजेस होता रहे, लेकिन अगर कुछ ना कुछ साइन की एक्स साइन ओमेगा टी, कॉस की एक्स कॉस ओमेगा टी, या साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, या कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, कुछ भी हो, दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? यस, स्टेशनरी वेव। बोलो ठीक है। चलो तीसरी क्वेश्चन देखो। तीसरी क्वेश्चन जो है वो है 3 साइन 5x माइनस 0.5t प्लस 4 कॉस 5x माइनस 0.5t। बच्चों ये दोनों वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखो ये प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, दोनों पॉजिटिव, तो इसका तो सुपर पोजिशन भी नहीं हो रहा है। ये तो ये कौन सी, ये वाली स्टेशनरी वेव भी नहीं बन रही। ये दो वेव हैं और ये कौन सी वेव है? ट्रैवलिंग वेव है। तो ये भी हम क्या बोल देंगे, इसको यहीं लिख देते हैं डायरेक्ट बच्चों। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रैवलिंग वेव। और लिख सकता हूँ अच्छे से, तो क्या लिख सकता हूँ? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। बोलो समझ आया? समझ आया? चलो डी पर आओ। डी क्या बोल रहा है? y इक्वल्स टू कॉस एक्स साइन टी प्लस कॉस 2x साइन 2t। बच्चों ये कहीं ना कहीं मुझे इससे फिर कंपैरिजन लग रहा है। देखो कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन, बट क्या ये स्टेशनरी वेव है? नहीं है। अब ये क्या है भैया? ये है कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, समझ आ गया सब? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, वायर स्ट्रेच्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स वाइब्रेट्स इन इट्स फंडामेंटल मोड विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 45 हर्ट्ज। एक वायर है जो स्ट्रेच्ड है बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स, वाइब्रेट कर रहा है अपनी फंडामेंटल मोड में। आ जाओ एक वायर बनाओ पहले। ये मेरा वायर है और ये स्ट्रेच्ड है और ये क्या कर रहा है? अपनी फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है। दैट मीन्स F1 इज इक्वल्स टू 45 हर्ट्ज। करेक्ट। मास ऑफ द वायर इज 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 kg एंड इट्स लीनियर मास डेंसिटी मतलब म्यू हमें दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 kg पर मीटर। वॉट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन द स्ट्रिंग एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। आप मुझे एक चीज बताओ बच्चों, क्या मैं यहाँ डायरेक्ट स्पीड निकाली है ट्रांसफर वेव की, तो मैं यहाँ से ऐसे निकाल सकता हूँ ए पार्ट को कि स्पीड के लिए मैं लगा दूं स्ट्रिंग दी है तो अंडर इट टी अपॉन म्यू? नहीं, टेंशन तो मेरे को पता ही नहीं है और अगले पार्ट में ही टेंशन है, तो यहाँ से नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा इसको? ये देखो ए पार्ट अब करते हैं। ठीक है, ए पार्ट करते हैं, आ जाओ। ये एक दो एंड पर क्या है? टाइट है। ये वाली स्ट्रिंग टाइट है। टाइट है तो क्या बनते हैं हमारा बच्चों? यहाँ पर भी नोड बनेगा, यहाँ पर भी नोड बनेगा, और इस पर क्या बन रही है? फंडामेंटल टोन। तो कुछ इस टाइप की बन रही होगी। और दो नोड के बीच की डिस्टेंस क्या होती है बच्चों? λ/2। और λ/2 होती है ना, λ/2 होती है। अब क्या आ रहा है? /2 आ रहा है। और फंडामेंटल की बात करेंगे दो एंड के बीच में, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? F1 इज इक्वल टू V अपॉन 2L। और अगर यही ओपन एंड होता है एक, तो क्या होता है? नोड और एंटी नोड। क्या आता? नोड और एंटी नोड। देखो मैंने ये स्टाइल बताया था आपको याद करने का। क्या? दो फिक्स्ड एंड है तो क्या बनेगा? N और N। क्या बनेगा? N और N। केवल फंडामेंटल के लिए बताया था, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए। N और N दोनों के बीच की डिस्टेंस λ/2, 2 आ रहा है तो सीधे V अपॉन 2L। और अगर ये एंटी नोड होता, मतलब ये ओपन एंड होता, तो N और AN कितना हो जाता? नोड और एंटी नोड λ/4, V अपॉन 4L। ठीक है, तो क्या यहां से मैं अपनी V निकाल सकता हूं? ये कि V क्या? स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव है। तो V क्या आ जाएगा मेरा? 2L F1 2L। अब लेंथ कैसे आएगी बच्चों? यहां से आएगी। म्यू इज इक्वल्स टू एम अपॉन एल। तो एल इज इक्वल्स टू एम। एम कितना है? 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। करेक्ट है? ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे एंड ये कितना बचेगा? एल इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 40। 5 7 जा 5 8 जा, दैट इज 7/8। तो एल कितना आएगा बच्चों? 8 8 जा 64 है ना, तो 0.8 64 4
8 7 जा 56, 8 5 जा 40, यही आएगा। 0.875 मीटर लेंथ आएगी। यहाँ पे एल की वैल्यू रख दो 0.875, F1 हमें पता ही है 45। तो यहाँ से मेरा V आ जाएगा, और जैसे ही V आ जाएगा बच्चों, देखो अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, आप करोगे, और जैसे ही V आ जाएगा तो हमारा पहला पार्ट डन हो जाएगा। V आ गया तो मेरा पहला पार्ट डन हो गया, और जैसे ही पहला पार्ट डन हुआ, अब आपको क्या चाहिए दूसरे पार्ट के लिए? टेंशन स्ट्रिंग में। ये रहा दूसरा पार्ट। यहाँ पर जो V आई है वही है स्पीड ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, इसको रख दो यहाँ पर, जो भी ये वैल्यू निकल के आएगी मीटर पर सेकंड, इसको यहाँ पर रख देना, और फिर यहाँ पे म्यू की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ से टेंशन निकल आएगा। कीजिए, क्लियर हुई? समझ आया? आगे बढ़े? पक्का? चलो आ जाओ। ठीक है, आ जाओ अपने 15वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 15th क्वेश्चन, अ मीटर लॉन्ग ट्यूब ओपन एंड वन एंड विद अ मूवेबल पिस्टन एट द अदर एंड shows resonance with a fixed frequency source, a tuning fork of frequency 340 Hz. When the tube of length is 25.5 cm or 79.3 cm. Estimate the speed of sound in air at the temperature of the experiment. The edge affected may be neglected. ठीक है, वो बोल रहा है क्या? देखिए समझिए, वो हमसे बोल रहा है कि एक ट्यूब है जो कि एक एंड से ओपन है, ठीक है, एक एंड से ओपन है, ठीक है, 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब है जिसमें एक एंड से ओपन है, यहाँ से ओपन है, और एक मूवेबल पिस्टन है इसके एंड में, ठीक है। तो मान लो अभी मूवेबल पिस्टन कहाँ है? यहाँ पर है, ऐसे मान लो, ये रहा मेरा मूवेबल पिस्टन, ठीक है, ये मेरा मूवेबल पिस्टन है, और ये लेंथ कितनी है अभी? 25.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जब एक ट्यूनिंग फोक लाया गया विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 340 हर्ट्ज, तो यहाँ पर क्या हुआ? रेजोनेंस बना, ठीक है। अब वो यहाँ की बात नहीं कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, जब इसको मैंने कुछ ना कुछ शिफ्ट कर दिया, कुछ ना कुछ शिफ्ट कर दिया, कितना कर दिया? 79.3 तक ले गया। जब मैं 79.3 तक ले गया तो पहली तो बनी होगी यहाँ पे फंडामेंटल बच्चों, अब दूसरी क्या बनी होगी वो देखो, यहाँ से मैंने कुछ ना कुछ इसे शिफ्टिंग करी, कहाँ तक? यहाँ तक मान लो, तो ये यहाँ आ गया पिस्टन है मेरा, ये मेरा पिस्टन है। अब इस पिस्टन की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक? 79.3 सेंटीमीटर, करेक्ट। देखो वो बोल क्या रहा है, पहले पिस्टन 25.5 सेंटीमीटर पर है, तब उस टाइम पे क्या बन रही है? मेरा ट्यूनिंग फोक लाया ऐसे ढंग दीवार में मारा और लाके इसके पास जाके चिपका के रख दिया, तो उस टाइम क्या बना? एक रेजोनेंस बना। रेजोनेंस बताया था, ट्यूनिंग फोक लाके इसमें रख दिया तो धम, जैसी धम आई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक आ गया। अब क्या किया हमने, वहां से उसको पीछे खींचना चालू किया, तो एयर आई, एयर आई, स्पीड हमें बतानी है ना, तो एयर आई किसी स्पीड से आई होगी, और कब तक आई? अब दूसरा जब तक नहीं आ जाता हार्मोनिक, कैसे? धम। दूसरा कब आया? जब 79.3 बेस से लेकर आ गए तब आया, ठीक है। तो इसका मतलब अभी इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर एक, यहाँ एंटी नोड होगा और यहाँ पर नोड होगा, बिल्कुल सही। अब दूसरा आ जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पर एक नोड ऑलरेडी आ गया, यहाँ एंटी नोड था, और यहाँ भी एक नोड आ गया। तो अब कैसे बन जाएगी सिचुएशन? कुछ ऐसा। बोलो समझ आया? आया समझ? अब सुनो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस नोड से नोड के बीच में λ/2, और ये डिस्टेंस तो लेंगे एस्टिमेट करने के लिए साउंड के लिए, क्योंकि यहां से यहां तक हमने पिस्टन को मूव किया है। तो λ/2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 79.3 माइनस 25.5। इसको माइनस करें बच्चों, 79.3 और 25.5 को अगर मैं माइनस करूं कैसे होगा? 8 13, मैं भी आपकी तरह करता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। 13, 3 जाएगा, 2 जाएगा, 8 बचेंगे, दैट इज 3 एंड दैट इज 5, 53.8, ठीक है। इसको यहां से इरेज करेंगे, 53.8, ठीक। अगर थोड़ा बहुत भी कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। λ/2, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 का इंटू कर देंगे, 8 2 16, 1 कैरी, 3 2 6 7 एंड दिस इज 10, 107.6। ये क्या आई है मेरी? लैम्डा आई है मीटर्स में, लैम्डा आई है मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में आई है, सॉरी बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। अब पूछ क्या रहा है ये देख लो, पूछ रहे हैं हमसे एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर।
स्पीड बताना है साउंड में। अब सुनना, v इक्वल्स टू एफ लेमडा, तो v इक्वल्स टू एफ लेमडा, क्या हो गया, एफ लेमडा। तो यहां से आप रख सकते हो, v आपको पता ही है क्या है, सॉरी v तो हमको निकालना ही है, f हमें गिवन है जो कि उसी फ्रीक्वेंसी से वो फिर वाइब्रेट कर रहा है 340 इंटू लेमडा 107.6। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, ये जो भी वैल्यू आएगी यही आपका आंसर आ जाएगा। और ये क्या आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। तो इसके लिए क्या कर, देखो ये कि सेंटीमीटर में है और इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 कर देना, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। ठीक है, आगे आंसर पक्का, आगे बढ़े। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अ स्टील रॉड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज क्लैम्प्ड एट द मिडिल। ठीक है, तो स्टील की रॉड है, इतना लंबा है एंड क्लैम्प्ड एट द मिडिल, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ द रॉड आर गिवन टू बी इतना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड। देखो रॉड कुछ ऐसी है बच्चों, थोड़ी मोटी सी, वो ये बोलना चाह रहा है, और बीच में इसको क्या किया गया है, बीच में क्या किया गया है, इसको क्लैंप किया है। तो मैं ऐसे क्लैंप कर दूं, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर बीच में क्लैंप किया गया है तो यहां तो बनेगा एंटी नोड, बीच में बनेगा नोड और यहां बनेगा एंटी नोड। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, पक्का। चलो, वो बोल रहा था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ द रॉड इज समथिंग, तो मतलब हमें f1 की वैल्यू दे रखी है, दैट इज इक्वल्स टू 2.53 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज। देखो किलो हर्ट्ज दिया है, मैंने उसको ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया। तो इस पूरे की लेंथ क्या है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। और ये एंटी नोड टू एंटी नोड की डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, λ/2। अरे नोड टू नोड और एंटी नोड टू एंटी नोड λ/2। तो क्या ऐसे λ/2 इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होगा, तो ऐसे लैम्डा इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 10 की पावर -2 मीटर्स। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 मीटर्स। करेक्ट। अब पूछ क्या रहा है, बता दो व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, v क्या आ जाएगा, f कितना है हमारा 2.53 इंटू 10 की पावर 3, लैम्डा आ गया मेरा 2। करेक्ट, सही है। तो स्पीड क्या आ गया मेरा, इंटू कर दो 2 का 6045, करेक्ट, 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। अगर कहीं इंटू डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें सही है, कॉन्सेप्ट सही है। 2 का इंटू करो, 3 2 6, 5 2 10, 1 कैरी, सही है, पक्का। आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अ पाइप 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज क्लोज्ड एट वन एंड which harmonic mode of the pipe is resonating excited by a 430 Hz source, will the same source be the resonance with the pipe if both ends are open। देखो वो क्या कह रहा है, एक पाइप है जिसका एक एंड क्लोज है, लो ऐसा एक पाइप बना दो पहले, बाकी बातें बाद में। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, which harmonic of the pipe is resonantly excited by a 430 Hz source। एक सोर्स है मेरे पास, मान लो ये रहा मेरा एक सोर्स, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 430 हर्ट्ज। वो कह रहा है अगर मैं इतनी फ्रीक्वेंसी इसमें दूं तो ये किस हार्मोनिक से रेजोनेंस करेगा, पहला हार्मोनिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा उसको नहीं पता। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं ना, चेक कर लेता हूं कि इसकी फंडामेंटल होने के लिए इसको कितना लग जाता है। तो यहां तो एंटी नोड बन जाएगा, अगर फंडामेंटल की बात करूं या नोड, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये लेंथ मुझे गिवन है कितनी, 20 सेंटीमीटर, और नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4। तो यहाँ से मेरे पास λ/4 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। करेक्ट, सेंटीमीटर में ही बात कर रहा हूँ अभी, फिर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। चलो अभी कर देते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू समथिंग 80 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो लैम्डा जो मेरा आ रहा है 0.8 मीटर आ रहा है। और यहाँ से अगर मैं f1 निकालूँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो f इक्वल्स टू वी अपॉन लैम्डा। v कितना आया मेरा, v दिया है एयर की स्पीड में कितना 340, और लैम्डा कितना है 0.8। ये कितना आ रहा है बच्चों, कोई बताएगा, 348, ये 24, 21 एंड 2700, 22, 28 या 16, 25 या 10, 0 एंड अगेन 2 से जाएगा तो बचेगा 2, 4 जा 8 एंड 2 2 जा एंड 2 5 जा।
तो दैट इज F1 इज समथिंग का भी 425 हर्ट्ज। क्या ये रेजोनेंस करेगा? बिल्कुल करेगा बच्चों। इसको पहले हार्मोनिक करने के लिए केवल और केवल 425 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए और हमारा सोर्स हमें 430 हर्ट्ज दे रहा है। तो यस, ये यहाँ पर रेजोनेंस तो होगा लेकिन केवल एक ही हार्मोनिक होगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ही नहीं है। पक्का? चलो अब सुनो दूसरा पार्ट हमसे क्या बोल रहा है। बोल रहा है अगर दोनों एंड ओपन हो तो कर पाएगा क्या? तो कितना कर पाएगा, किस हार्मोनिक में होगा? आ जाओ दोनों एंड के लिए बात कर लेते हैं। दोनों एंड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी एंटी नोड, यहाँ पर भी एंटी नोड, दोनों के बीच की डिस्टेंस λ/2 और ये डिस्टेंस हमें गिवन है कितनी, 20 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे, सेम चीज बस λ/2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 40 सेंटीमीटर और अगर मैं डिवाइड कर दूँ 100 का तो ये मीटर में आ जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.4 मीटर। v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, यहाँ से एफ लैम्डा कितना आएगा, F1 इसकी फंडामेंटल स्पीड 340 अपॉन 0.4 दैट इज इक्वल टू 3400 अपॉन 4। 4 टाइम्स जाएगा कितना बचेगा, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20 एंड 0 हर्ट्ज। बच्चों इसको रेजोनेंस होने के लिए, पहला हार्मोनिक होने के लिए ही इसको 850 हर्ट्ज चाहिए ओपन के लिए। लेकिन हमारा सोर्स तो बेचारा 430 वाला है, 420 नहीं 430 वाला है। तो क्या ये कर पाएगा? सच बताना, नहीं कर पाएगा। ठीक है, नहीं कर पाएगा। तो यहां से बोलेंगे कि ये तो कर लेगा लेकिन एक ही फर्स्ट हार्मोनिक तक रह जाएगा, वो वाला तो कर ही नहीं पाएगा। चलो दूसरे पार्ट पर आओ, क्या बोल रहा है हमसे। बोल रहा है ये क्वेश्चन, 2 सितार स्ट्रिंग्स ए एंड बी प्लेइंग द नोट गा, अच्छा सारे गामा वाला होता है ना गा, ठीक है, आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस द बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। ठीक है, तो वो बोल रहे दो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग ए की फ्रीक्वेंसी मान लो एफ ए है और बी की फ्रीक्वेंसी एफ बी है और उनकी जो बीट्स आ रही है वो फ्रीक्वेंसी उसकी आ रही है 6 हर्ट्ज। द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए इज स्लाइटली रिड्यूस टू द बीट फ्रीक्वेंसी, ओके, द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए is slightly reduced and the beat frequency is found to be reduced to 3 hertz. If the original frequency of A is 324 hertz, what is the frequency of B? Simple. देखो सबसे पहले बात हमें पता है क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दैट इज द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी। तो एफ बी माइनस एफ ए लिख दूं, कोई दिक्कत? ठीक है, और हमें ये क्या दे रखी है, बीट फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है ए की, 6 हर्ट्ज। अब सुनना, हम जो निकालते हैं बच्चों वो क्या निकालते हैं, मॉड निकालते हैं। मैंने बताया था आपको मॉड लेते हैं, दैट इज 6 हर्ट्ज। अगर ये नेगेटिव भी होता, दिस इज एफ बी माइनस एफ ए, अगर ये पॉजिटिव भी होता तो इसका मॉड भी क्या आता, 6 हर्ट्ज। और अगर ये नेगेटिव भी होता, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो ये भी कितना आता, 6 हर्ट्ज, क्योंकि इसका मॉड आता है 6 हर्ट्ज। तो इन दोनों से क्या इक्वेशन बन के आ रही है। और एक चीज और गिवन है, सुनो क्या गिवन है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हमें गिवन है 324 हर्ट्ज। तो यहां पे एक बार रखो, अगर इतनी है तो एफ बी क्या क्या हो सकता है, माइनस एफ ए रखो, ए कितना है 324 इज इक्वल टू 6, तो कहीं ना कहीं हमारा एफ बी एक बार हो सकता है 333 हर्ट्ज। और एफ बी हमारा कितना हो सकता है, माइनस ऑफ एफ बी माइनस 324 इज इक्वल टू 6, माइनस उधर जाएगा तो एफ बी कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कितना हो जाएगा, 318 हर्ट्ज। अब सुनना कहानी, यहीं खत्म कर देंगे इस क्वेश्चन को। देखो एक लाइन बनाऊंगा, ठीक है, एक लाइन बनाई, 324 कहीं ना कहीं बीच में आई, मान लो ये फ्रीक्वेंसी बताना चाह रहा हूं, ये रही 324, ये रही 318 और ये रही 330। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताना, वो क्या बोल रहा है, सुनते, अब मेरी बात सुनना। वो बोल रहा है हम, ये क्या है, ये तो फ्रीक्वेंसी ए की है, ये तो फिक्स है, बी की ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, हमें बी की फ्रीक्वेंसी बताना है। अब सुनना, उसने क्या किया, उसने कहा मैंने स्ट्रिंग में थोड़ी सी टेंशन कम कर दी, थोड़ी सी टेंशन कम कर दी। टेंशन कम करने से क्या होगा, टेंशन कम करने से क्या होगा बच्चों बताओ, थोड़ी सी टेंशन कम कर दी मैंने, थोड़ी सी टेंशन कम कर दी तो कहीं ना कहीं मैंने उसकी स्पीड कम कर दी, स्पीड कम कर दी हल्की सी।
अरे वेव की स्पीड में आपको मैंने बताया था, आप याद करो थोड़ा सा, जब मैंने आपको बताया था कि अगर ज़्यादा टाइट स्ट्रिंग हो, एकदम टाइटली बंधी हो, है ना, तो वो स्पीड पर डिपेंड करती है। तो जितना ज़्यादा टेंशन उतनी ज़्यादा स्पीड, है ना, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, ये बोला था। और अगर ये ढीली हो जाए थोड़ी सी तो क्या हो जाता था, कम हो जाती थी। अगर ये ढीली हो जाए, अगर ये ढीली हो जाए ऐसे, तो ये थोड़ी कम हो जाती थी इसकी स्पीड। और स्पीड क्या होता है, एफ लैम्डा। तो कहीं ना कहीं स्पीड कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की कम हो जाएगी। अब सुनना, जैसे इनकी फ्रीक्वेंसी कम हुई तो क्या हुआ, बीट फ्रीक्वेंसी कम हो गई, रिड्यूस हो गई, कितनी हो गई, 3 हर्ट्ज हो गई। जब उसमें टेंशन कम हुई, टेंशन कम होने के बाद हमने क्या देखा कि उसके अंदर जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस होकर 3 हर्ट्ज की रह गई। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 हर्ट्ज होकर रह गया। 3 हर्ट्ज होकर रह गया तो इसका मतलब, अब मुझे बताना, जैसी टेंशन कम हुई तो इनके बीच का डिफरेंस रह गया 3 हर्ट्ज। अगर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मेरी बात समझ रहे हो, इनका डिफरेंस कितना हो गया, एफ बी माइनस एफ ए, 3 हर्ट्ज हो गया। अगर ये 330 हुआ, एफ बी 330 हुआ, तो क्या ये इनके बीच का डिफरेंस 3 हो सकता है, कभी हो सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कम हो गई मेरी, कम हुई क्यों नहीं, टेंशन कम हुई तो स्पीड कम हुई, स्पीड कम हुई तो फ्रीक्वेंसी कम हुई, फ्रीक्वेंसी कम हुई तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इस तरफ लाई करेगी। और अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो एफ ए मेरी कहीं ना कहीं इधर आ जाएगी, एफ ए मेरी इधर कहीं ना कहीं आएगी, तो इस तरफ आएगी। तो यहां का डिफरेंस तो ऑलरेडी कितना था, 6 का, और 6 का डिफरेंस था, यहां कहीं आएगी तो डिफरेंस बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब 3 का डिफरेंस कब होगा, जब 318 होगा। फीलिंग आ गया, समझ आ गई चीज, पक्का, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अ ट्रेन स्टैंडिंग एट द आउटर सिग्नल ऑफ अ रेलवे स्टेशन ब्लोज अ विजल ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज इन स्टिल एयर। वो बोल रहा है कि एक ट्रेन आउटर में खड़ी है, वहां से वो अपना सिग्नल, वो क्या बोलते हैं, क्या 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 क्या, विजल ऑफ फ्रीक्वेंसी इन स्टिल एयर, उसने एक हॉर्न बजाया, ये मान लो, ठीक है, उसने सिग्नल दिया और वो उसकी हॉर्न की स्पीड, वो क्या थी, फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज थी स्टिल एयर में, करेक्ट। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ विजल, जो कि उसने हॉर्न बजाया, फॉर अ प्लेटफॉर्म ऑब्जर्वर, एक प्लेटफॉर्म पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, व्हेन द ट्रेन अप्रोचेज द प्लेटफॉर्म विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मेरी कहने का मतलब समझो, वो कह रहा है ये मेरा प्लेटफॉर्म है, यहाँ मेरा एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, यहाँ से आ रही है ट्रेन, ठीक है, यहाँ से आ रही है ट्रेन, और ट्रेन जो आ रही है उसने क्या किया, हॉर्न दिया। तो ये हॉर्न का फ्रीक्वेंसी जो है वो है 400 हर्ट्ज, करेक्ट। अब वो बोल रहा है कि जब मेरा ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पर है और ट्रेन उसको अप्रोच कर रही है, कितनी स्पीड से, देखो यही तो बोला, व्हेन द ट्रेन अप्रोचेस द प्लेटफॉर्म विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। हॉर्न किसने किया, इसने, तो ये क्या बन गया, सोर्स, और सुन का रहा है ऑब्जर्वर, और ये सोर्स मेरा कैसे चल रहा है, वीएस इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से, करेक्ट। ऑब्जर्वर की इस टाइम पे स्पीड कितनी है, 0, रुका हुआ है। आपको पता हो कि जब देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड सोर्स, तो एक फ्रीक्वेंसी आ जाती है नई, जो उसे सुनाई देती है, उसको बोलते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी। इसी को हमने डॉपलर्स इफेक्ट में सीखा था, और वो कैसे निकालते थे, एफ डैश इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एस, करेक्ट, निकालते थे ऐसे ही, पक्का है ना, निकालते थे। और साइन कन्वेंशन क्या होता था, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ को हम पॉजिटिव मानते थे, और वेलोसिटी ऑफ साउंड को हम हमेशा पॉजिटिव लेते थे, ठीक है। तो क्या यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, तो एफ डैश कितना आ जाएगा, v वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 लिखने को दिया उसने, तो यही दिया, द स्पीड ऑफ साउंड इज स्टिल टेकन एट 340 माइनस ऑफ ऑब्जर्वर की 0 अपॉन वेलोसिटी 340, और इसका कितना हो जाएगा, सोर्स की 10, जो कि किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, सोर्स टू ऑब्जर्वर पॉजिटिव, तो माइनस 10, और f ऑलरेडी 400। तो क्या से मेरा एफ डैश आ जाएगा, जो भी आएगा आप निकाल सकते हो, 330 इंटू 400, दिस विल बी माई फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। दूसरा देखो, दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है वो,
दूसरा पार्ट बोला है व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन ईच केस, हर केस में स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी। तो बच्चों हमने क्या बोला था, स्पीड ऑफ साउंड ऑलवेज फिक्स होती है जो कि पॉजिटिव होगी, और दूसरी चीज जो भी गिवन है वही होगी, स्पीड ऑफ साउंड में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। एक और चीज और है, ये तो मैंने सेकंड पार्ट करा दिया, इसका भी फर्स्ट का भी एक तो मैंने अप्रोच कराया, एक क्या कराना है, रिसीडेड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। रिसीडेड का मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब हो गया कि मेरी ट्रेन वापस जा रही है। अब मेरी ट्रेन वापस जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये क्या है, मेरा सोर्स ही है, क्योंकि हॉर्न तो यही बजा रहा है, और मेरा ऑब्जर्वर अभी भी खड़ा हुआ है, तो ऑब्जर्वर की तो अभी भी स्पीड 0 है, बस मेरी वेलोसिटी चेंज हो गई, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। यही बोल रहा है, व्हेन द ट्रेन रिसीड्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब निकल गई वहां से। तो इस केस में भी पता है यही का यही लगेगा, एफ डैश इक्वल्स टू वी, वी क्या है 340, ऑब्जर्वर तो अभी भी 0 है, ये 340। अब सुनना, माइनस ऑफ सोर्स, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ को पॉजिटिव, कहाँ जा रहा है, इधर, तो क्या आएगा, नेगेटिव इंटू 400, सो दैट इज इक्वल्स टू 340 अपॉन 350 इंटू 400। बोलो समझ आया कैसे आया, इसमें किसी को कोई दिक्कत, पक्का। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे आओ। चलो इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, ट्रेन स्टैंडिंग इन अ स्टेशन यार्ड, देखो उसी जैसा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आपको खुद फील आ जाएगा। देखो क्या बोला, अ ट्रेन स्टैंडिंग इन अ स्टेशन यार्ड ब्लोज अ व्हिसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज इन स्टिल एयर। ओके, सेम काम किया उसने, हॉर्न बजाया 400 हर्ट्ज का एक एयर में, कहाँ पर, यार्ड में खड़ी हुई है। द विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द यार्ड टू द स्टेशन। ये रही मेरी ट्रेन भैया, ये यार्ड में खड़ी हुई थी, यार्ड में, और इसने क्या किया, हॉर्न बजाया जिसकी फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज, करेक्ट, 400 हर्ट्ज, और मेरा कौन खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो क्या बोल रहा है, विंड स्टार्ट हो गई, चलना स्टार्ट हो गई, जैसे उसने हॉर्न बनाया तो यहां से क्या हुआ, हवा चलना स्टार्ट हो गई, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड ऑफ साउंड फॉर एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म। ये रहा मेरा प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर खड़ा हुआ है मेरा ऑब्जर्वर। क्या ऑब्जर्वर कहीं चल रहा है, नहीं, 0 कर दो इसको तुरंत। क्या मेरा सोर्स कहीं चल रहा है, सोर्स के बारे में कुछ बोला चलने का, नहीं, सोर्स भी मेरा 0 कर दो। चल क्या रही है, साउंड की स्पीड है जो कि कितनी है, 340, और एक चीज और आ गई, स्पीड ऑफ विंड, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि इस डायरेक्शन में है, करेक्ट। तो अब में स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो जाएगी बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड जो नई आएगी वो कितनी आ जाएगी, 340 प्लस 10, क्योंकि ना मेरा सोर्स चल रहा है ना मेरा ऑब्जर्वर चल रहा है, चल क्या रही है, साउंड, जो कि किसमें चल रही है, एयर में, और अब क्या हो गया, एयर की स्पीड ही बढ़ गई, तो 340 तो वो ऑलरेडी थी और 10 एयर ने और दे दी, तो 350। वो बोल रहा है मुझे ये बताइए, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड ऑफ साउंड, ऑब्जर्वर जो खड़ा हुआ है उसका क्या क्या होगा, क्या इसके वेवलेंथ में कुछ चेंजेस आएंगे, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंजेस आएंगे, पहले ये बताओ। देखो एफ डैश इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ डैश। वी नॉट और वी एस तो 0 0 है, तो एफ डैश क्या आ जाएगा, वी अपॉन वी, ये माइनस जीरो इंटू एफ, और वी से वी कट जाएगा, तो एफ डैश इज समथिंग इक्वल्स टू एफ। तो यहाँ से मुझे पता लग गया वी तो फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगा, दैट इज 400 हर्ट्ज, ठीक है। क्या इसकी स्पीड चेंज हुई बच्चों, बिल्कुल चेंज हुई है। यहां पर लिखूंगा स्पीड ऑफ साउंड, देखो कितनी हो गई, 350। फील आ रहा है 350 कैसे आई, देखा 350, और अगर स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो गई तो लैम्डा भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। इनिशियल स्पीड 340, फ्रीक्वेंसी 400, लैम्डा, इनिशियल लैम्डा, देखो इनिशियल लैम्डा बताओ, इनिशियल लैम्डा इनिशियल इज इक्वल्स टू v, 340 था पहले, और फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 400। फाइनल बताओ, स्पीड हो गई 350 और 400 मेरी फ्रीक्वेंसी, क्या चेंज हो गया, बढ़ गई फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेवलेंथ बढ़ गई, समझ आया। इज द सिचुएशन एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द केस when the air is still and the observer turns towards the yard at the speed of 10 मीटर पर सेकेंड। अब वो बोल रहा है
क्या ये सिचुएशन सेम होगी? कैसी सिचुएशन जो अभी हुई है, क्या यही सेम सिचुएशन होगी? कब? जब मेरी ट्रेन भी खड़ी हुई है, बस ये हॉर्न बजा रही है, कितने का? फ्रीक्वेंसी का, 400 हर्ट्ज का, और मेरी सोर्स की स्पीड भी 0 है। बस मेरा अब इस टाइम पे ऑब्जर्वर भाग के आ रहा है, V0 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड से। करेक्ट, यही बोल रहा है। हाँ, और इस टाइम स्पीड ऑफ साउंड भी, मतलब विंड नहीं चल रही है, तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या है मेरी? 340 मीटर पर सेकेंड। क्या ये सेम केस होगा जैसा अभी विंड के लिए किया? तो ऐसा नहीं है बच्चों, अब चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि अब अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो आएगी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे मैं बताता हूँ। एफ डैश इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस, दैट इज एफ डैश इज इक्वल्स टू वी। वी क्या है ये बताओ? वी एस साउंड 340, ऑब्जर्वर अब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ पॉजिटिव, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहां पर कहां जा रहा है? नेगेटिव में, माइनस ऑफ 10 होल अपॉन 340, और सोर्स तो मेरा 0 पर है, और ये एफ कितना है मेरा? 400। तो एफ डैश कितना हो गया मेरा? 350 अपॉन 340 इंटू 400। ये मेरा आंसर आ रहा है नई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मेरी बदल जाएगी। पहले फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं थे, अब फ्रीक्वेंसी में चेंजेस है। देखो विंड की वजह से क्या होता है ना, साउंड की स्पीड में चेंजेस आते हैं, ना कि ऑब्जर्वर और सोर्स। लेकिन यहाँ हमने ऑब्जर्वर चला दिया, तो अब स्पीड ऑफ साउंड में तो कोई चेंजेस होगा नहीं, लेकिन ऑब्जर्वर की वजह से आंसर में चेंजेस हो जाएगा। बोलो आज की क्लास में मज़ा आया? सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के कवर हो गए हैं आज के। एंड अगला चैप्टर जो भी आप चाहते हैं, जिसकी भी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज आप चाहते हैं कि पूरे के पूरे ऐसे क्वेश्चंस फिजिक्स के, एनसीईआरटी के, इवन एनसीईआरटी छोड़िए, अगर आप लोग चाहते हैं कि मेंस लेवल, क्योंकि अब मेंस के पेपर आने वाले हैं, करेक्ट, तो अगर आप चाहते हैं कि मेंस नीट, अगर उसकी भी एक सीरीज ऐसी आ जाए, लाइक फॉर 1 आवर और 2 आवर, अगर 20 से 25 क्वेश्चन हम उस टाइम भी कर लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ मैं कराऊँ, तो प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताइए, अदरवाइज मुझे नहीं समझ आएगा, ना मुझे आपके व्यूज़ समझ आएंगे। करेक्ट, कि आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या आप मेरे से चाहते हैं कि मैं अगला टॉपिक क्या लाऊं। ठीक है, तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हैं, नेक्स्ट एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चन चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि जेई मेंस और नीट के लेवल के क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँ। यहाँ पर भी कोई बेकार लेवल नहीं था, बहुत अच्छा लेवल देता है एनसीईआरटी भी। इवन आपने देखा होगा एक क्वेश्चन अभी आया था जब ऊपर से नीचे टावर के लिए बॉल फेंकी गई, काइनेमेटिक्स जोड़ दिया उसमें। करेक्ट, तो जैसा भी आप बताएंगे वैसा हम करने के लिए रेडी हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।